इल्म जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके माइंड में इंस्टॉल हुआ है, तो उससे एक सोच आती है, चीज़ों को लर्न करना है, चीज़ों को सीखना है। दैट इज लॉ ऑफ लर्निंग, कि जब तक सीखेंगे नहीं कुछ भी नहीं होने वाला। सिमिलरली कुदरत की जुबान भी बाइनरी है। देयर इज ओनली टू स्टेट्स। अगर आप कामयाब नहीं हो रहे हैं तो आप अल्टीमेटली नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। जितना ज़्यादा फोकस रहेगा उतने चांसेस ज़्यादा हैं कि वो चीज़ आपको हासिल हो जाएगी। अगर एक बच्चा नहीं पढ़ पा रहा या उसके नंबर कम आ रहे हैं तो इसका मतलब वो कौन ज़हन है। तो जब मैंने इसके ऊपर गौर करना शुरू किया, देन आई रियलाइज कि हमें आज तक किसने सिखाया ही नहीं कि याद कैसे करते हैं। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ मोहसिन भट्टी एंड आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर एट बॉदन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। और मैंने तकरीबन 5 साल पहले एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था जिसका नाम है माइंड वर्कशॉप। और इससे रिलेटेड आपको आज जो ट्रेनिंग्स मैंने देनी है, जो आज की हमारी बेसिकली डिस्कशन है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि यूनिक चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहली चीज़ तो लर्निंग प्रोसेस है, सीखना है हमने, हम सब सीखने के लिए आए हुए हैं। तो मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुआ वो बिल्कुल आपकी तरह था कि हम जिंदगी में क्या चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, जिसको हम सक्सेस का नाम देते हैं या किसी भी चीज़ का नाम देते हैं। कुछ हासिल करना चाहते हैं। कैसे चीज़ें हासिल होती हैं? कोशिश से। कोशिश तो हम सब कर रहे हैं लेकिन फिर भी हासिल नहीं हो रही है। ये वो सवाल था कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। सबको मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? इन टर्म्स ऑफ मनी, सही डायरेक्शन में मेहनत करना, ठीक है। अब जब मैंने इस सवाल को खुद से रिसर्च करना शुरू की, मेरा डिपार्टमेंट है कंप्यूटर इंजीनियर एंड आई एम कंप्यूटर इंजीनियर। तो अब मैंने सोचा कि एक यूनिक तरीके से बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए। ऐसा नहीं था कि मेहनत नहीं कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ पे स्टक हूँ मैं। देन आई स्टार्ट डूइंग अ रिवर्स इंजीनियरिंग। मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि इंसान को देख के कंप्यूटर बनाया गया है, तो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बन गया है, हम सुपर क्यों नहीं बन रहे हैं? सवाल है या नहीं है? फिर मैंने सोचा कि अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि कंपैरिजन करते हैं। आपके अंदर रैम कहाँ पे है, आपके अंदर हार्ड डिस्क कहाँ पे है, आपके अंदर प्रोसेसर कहाँ पे है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कहाँ पे हैं। प्रोसेसर का पता है सबको, रैम का पता है एंड हार्ड डिस्क का पता है। अब 2021 में मैंने ये बुक पब्लिश की थी, तब थोड़ा सा मुश्किल था। अब जैसे कोविड के बाद से अब बहुत सारी चीज़ें ना लोगों को क्लियर हो गई, तो अब मैं इसको कंप्यूटर के बजाय किसी भी डिवाइस के साथ जोड़ सकते हैं कि आपकी डिवाइसेज में ये सारी चीज़ें होती हैं। अब उस सारे कंपैरिजन के बाद जो 3 साल की रिसर्च का मेरा जो रिजल्ट निकला, दैट वाज ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ह्यूमन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आपको पता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में कौन सा होता है? विंडोज। मोबाइल में कौन सा है? एंड्रॉयड। एक्सीलेंट। एप्पल में मैकिन्टोश होता है। हर एक डिवाइस का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिमिलरली हमारे अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, जिसकी जो बेस बुक थी दैट वाज बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। ब्रूस लिप्टन की बुक है बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। वहां से मुझे आइडिया आया कि 7 साल की उम्र तक हर एक बच्चे में एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है, और उसके बाद वो सारी जिंदगी उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत जिंदगी गुजारता है। दैट वाज द मेन रीजन कि मैं इतनी स्ट्रगल करने के बावजूद भी जो हासिल करना चाह रहा था वो हासिल नहीं हो रहा था। एंड सेम इज द केस विद ऑल ऑफ अस। हम जितनी मर्जी मेहनत करते रहें, राइट डायरेक्शन में मेहनत करते रहें, बट ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो आज उस पर थोड़े से डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, इंस्टॉल कैसे होता है और फिर चेंज कैसे होता है। अच्छा, सिर्फ मैंने चेंज नहीं किया, फिर जब मैंने ये बना लिया, लाइक मैंने हर एक में स्टेप बाय स्टेप, पूरी बुक है मेरी, तो मैंने जब बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, एक बच्चे में कैसे इंस्टॉल होता है, वो सारी इंस्ट्रक्शंस बताई। फिर मैंने सोचा कि ऐसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए जो कि हर बच्चे में इंस्टॉल करें और वो बच्चा सुपर ह्यूमन बन जाए। देन आई फाइंड अ विंडोज। फिर मैंने इंसान के लिए एक विंडोज बनाई। वो मेरी विंडो किसी भी बच्चे में इंस्टॉल करें, वो आप खुद में इंस्टॉल करें, तो आप सुपर ह्यूमन बन जाएंगे। तो मेरी बुक का जो टैगलाइन थी दैट वाज व्हाट यू वांट इन लाइफ इज द रिजल्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड इन योर ब्रेन, इन योर माइंड। कि आपके जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं उसकी बेस क्या है, कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके माइंड में इंस्टॉल हुआ होगा। तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को समझते हैं। क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ मशीन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये सिंपल डेफिनेशन ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि आपने किसी भी मशीन से कोई काम करवाना है, आप उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं और वो मशीन वो काम करती है। हम कैसे काम करते हैं? हमें भी इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं, लेकिन वो कब मिली थी? जब हम 7 साल की उम्र से पहले थे। अब वो मिल चुकी हैं हमें। अब हर बच्चे के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो चुका हुआ है। अब उसको सिर्फ पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि वो है क्या जो इंस्टॉल हो चुका हुआ है। अब वो पढ़ के नहीं किया आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की। पढ़ के नहीं किया आपने, वो हो गया। वो किस चीज़ पे बेस करता है? आपकी फैमिली वैल्यूज पे, आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर, आपकी सोसाइटी के ऊपर। वो जो कहते हैं ना कि आपका इर्द गिर्द का जैसे लोग होते हैं वैसे आप बन जाते हैं।
तो वो इर्द गिर्द के लोगों ने बनाया हुआ है आपका। अब पहले उसको अंडरस्टैंड करना है एंड देन फिर आगे फर्दर मूव करेंगे। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसके बाद मुझे समझ आई कि इंसान के 3 लेवल्स होते हैं, माइंड लेवल, बॉडी लेवल एंड स्पिरिचुअल लेवल। सिंपल सी चीज़ है। अब सबसे पहले माइंड से सफर शुरू होता है। बच्चा पैदा हुआ ब्लैंक है, कैसे सफर शुरू करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ इंस्टॉल होना शुरू होगा? ब्रेन में। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? नॉलेज। दैट इज अ नॉलेज, नॉट इन्फॉर्मेशन कि जो हम पढ़ते हैं। ये जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन है। रब्बे जिदनी इल्मा, क्या मतलब है इसका? ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। वो कौन सा इल्म था जिसके लिए दुआ मांगी गई? डॉक्टर बनना चाहते थे, पीएचडी करना चाहते थे, इंजीनियर बनना चाहते थे। वो कौन सी दुआ थी? वो बेसिकली उस ऑपरेटिंग सिस्टम की दुआ थी कि जब हम इस इंफॉर्मेशन को इंप्लीमेंट करते हैं तो वो नॉलेज बनता है। आपके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन, आपको जो चीज़ आपने इंप्लीमेंट कर दी वो आपको समझ में आ गया ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो माइंड लेवल से काम शुरू हुआ। इसको मैं ऐसे बोलता हूँ कि इल्म जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके माइंड में इंस्टॉल हुआ, तो उससे एक सोच आती है, सोच से हरकत आती है। बॉडी लेवल क्या काम करता है? हरकत पैदा करता है कि आपने ये काम करना है या नहीं करना है। ये कौन डिसाइड करता है? आप डिसाइड करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम डिसाइड ही नहीं कर रहे हैं। तो सारे को करने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई कि हम अपनी ज़िंदगी तो खुद जी नहीं रहे हैं। हमारी ज़िंदगी हमारा माइंड जी रहा है, और वो कैसे जी रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम इंस्टॉल कर चुके हैं। हम तो चाहते हैं कि हम सारा दिन काम करें, क्यों मोबाइल में बैठे रहते हैं? क्यों काम नहीं कर पाते? हम सब कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर पाते? द मेन रीज़न इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फिर माइंड से हरकत, और हरकत से फिर बरकत आती है। इसको मैंने इस तरीके से रिलेट किया कि इल्म से जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे सोच आती है, सोच से हरकत आती है, और हरकत से बरकत आती है। अब जब बरकत की बात करता हूं तो कुछ कानून कुदरत हैं। तो मैंने 7 कानून कुदरत आइडेंटिफाई किए, और ये मैंने एंड में जाके किया, और उसको मैंने फिर पहला चैप्टर बनाया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया जब तक हम इसको अलहदा नहीं करेंगे, इसको समझेंगे नहीं, हम जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो पहला चीज, अब जिंदगी में हम कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, वो बेसिकली आपका रिजल्ट है। आप पैसा चाहते हैं, आप शोहरत चाहते हैं, आप कामयाबी चाहते हैं, आप सेहत चाहते हैं, ये क्या है? एक रिजल्ट है। तो रिजल्ट को हासिल करने के लिए आपको कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्रोसेस एंड आउटकम। दुनिया आखिरत की खेती है कि हमें यहाँ पे उस प्रोसेस को करने के लिए, उसका रिजल्ट हमें आगे जाके जन्नत मिलनी है। तो किसी भी चीज़ को हासिल करना है, उसके पीछे प्रोसेस को समझें। हम उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। जैसे मतलब स्टूडेंट है, डिग्री करने के लिए आए हैं, तो आपका गोल क्या है? आपका रिजल्ट क्या है? डिग्री हासिल करना। वो कैसे मिलेगी? कि आपने उस प्रोसेस पे काम करना है, क्लासेस लेनी है, असाइनमेंट्स करनी है, क्विज़ेस देने हैं, एग्जाम पास करने हैं, एंड देन वो आपको वो चीज़ मिलेगी। लेकिन जब हम पैसे की बात करते हैं या नॉन टेंजिबल थिंग, शोहरत की बात करते हैं, कामयाबी की बात करते हैं, तो हमें प्रोसेस का पता ही नहीं है। हम उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो घूमते रहेंगे, भागते रहेंगे। सेकंड, अब क्विकली चूंकि हमने इसको आगे लेके चलना, आपको प्रोसेस डिफाइन हो गया, उसके बाद सेकंड आता है लॉ ऑफ पेशेंस, सब्र का कानून। अब सब्र का कानून क्या कहता है? हमने सुना है सब्र करने का मतलब है बस बैठे रहो, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। जो मुझे समझ में आई सब्र के कानून की, सब्र क्या है कि हर एक चीज का एक ड्यूरेशन है। आप एंटर होते हैं फर्स्ट ईयर में, कितने अरसे बाद आपको डिग्री मिलेगी? 4 ईयर्स के बाद। अब 4 ईयर क्या है आपका? पेशेंस, टाइम है, टाइम पीरियड है। एक बंदा है, फॉर एग्जाम्पल आपने वेट रिड्यूस करना है, वह सेहत चाहते हैं, तो आपको वो सारा प्रोसेस पता होगा, तभी आपके अंदर पेशेंस आएगा। अगर आपको प्रोसेस ही पता नहीं होगा, जैसे आपको अगर पता ना होगा 4 साल बाद डिग्री मिलती है, और पहले साल में जाके या पहले सेमेस्टर के बाद के मुझे डिग्री दे दें, कभी भी नहीं मिलेगी। 4 साल क्यों पढ़ते रहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि 4 साल पढ़ने के बाद में ही डिग्री मिलनी है। सिमिलरली अगर आपको अपने उस टाइम का पता होगा कि ये मेरा प्रोसेस है और मुझे इतना ड्यूरेशन लगने वाला है, तो आप कंसिस्टेंट रहेंगे। क्यों नहीं आती कंसिस्टेंसी? क्योंकि हमें क्विक रिजल्ट चाहिए। क्विक कुछ भी नहीं है दुनिया में, ये कानून कुदरत है। हर एक चीज को देखें, आपको उसमें टाइम नजर आएगा, टाइम ड्यूरेशन नजर आएगा कि कितना टाइम चाहिए आपको। तो दूसरी चीज हमने आइडेंटिफाई करनी है, वो हमने उस टाइम को आइडेंटिफाई करना है कि कितना टाइम चाहिए। और अच्छा, फिर टाइम आपने फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिफाई कर लिया कि 4 साल चाहिए, अगर हम डिग्री की बात करें या कुछ भी आप गोल वो सेट करते हैं, उसका टाइम करना। नेक्स्ट है लॉ ऑफ लर्निंग। अब ऐसा नहीं है कि आपको 4 साल पता और आप हॉस्टल में सोए रहे हैं या घर में बैठे रहें। अब आपने क्या करना है? चीज़ों को लर्न करना है, चीज़ों को सीखना है। दैट इज लॉ ऑफ लर्निंग, कि जब तक सीखेंगे नहीं कुछ भी नहीं होने वाला। अब सीखना क्या है आपने? कि जैसे क्विज़ेस देने हैं, असाइनमेंट्स देनी है, सारा कुछ आपने पढ़ना है। आप उस चीज़ के बारे में, आपने कुछ भी सीखा है, फॉर एग्जाम्पल आप हेल्थ के इश्यूज़ हैं, आप हेल्थ को बेहतर करना चाहते हैं, उसके बारे में पढ़ना शुरू करें। पैसा चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, उसके जो प्रोसेस आपने आइडेंटिफाई किया है उसके बारे में आप नॉलेज हासिल करना शुरू करें। ये है लॉ ऑफ लर्निंग। अच्छा, लर्न होगी चीज़ें, एंड देन क्या होगा?
लॉ ऑफ फोकस। नेक्स्ट जो है वो जो चौथा कानून है फोकस का है कि जब आप चीजें पढ़ना शुरू करेंगे, देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, इधर भी जाना है, इधर भी जाना है, इधर भी जाना है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, वो घुमा देता है। क्योंकि अल्टीमेटली जो नेगेटिव फोर्स है वो क्या चाहती है, जिसको हम शैतान बोलते हैं, वो क्या चाहता है कि जो आप हासिल करना चाह रहे हैं वो ना हासिल हो। दो ही फोर्सेस है ना। जैसे अब इस पे भी आएंगे कि जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है, पता किसी को? बाइनरी। बाइनरी कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करता है, बाइनरी 0 1। सिमिलरली कुदरत की जुबान भी बाइनरी है। देयर इज ओनली 2 स्टेट्स, लव है, हेट है, सक्सेस है, स्ट्रेस है, कामयाबी है, नाकामी है, किसी भी चीज, सच है, झूठ है, दिन है, रात है। अब कानून कुदरत की लैंग्वेज भी बाइनरी है। अगर आपको लगता है ना आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप नेगेटिव में जा रहे हैं। हमें लग रहा है तो मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं। अगर आप कामयाब नहीं हो रहे हैं तो आप अल्टीमेटली नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। स्टैग्नेट कोई चीज नहीं है। या जैसे हम कहते हैं ना मजाक किया था, मजाक कोई नहीं, या तो वो सच है या वो झूठ है, दरमियान वाली कोई स्टेट नहीं है। आप अपने आप से सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, तो इस स्टेट को समझना है। तो ये बाइनरी स्टेट है। तो फोकस का मतलब क्या हुआ कि अपने फोकस रहना है कि अपने डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी आएंगी। बहुत सारे लोग होंगे, आपके दोस्त होंगे जो कहते हैं चलो आज पढ़ाई छोड़ दो, कल कर लेंगे, तो वो डिस्ट्रैक्शन है। फोकस आपका कितना रहता है, जितना ज्यादा फोकस रहेगा उतने चांसेस ज्यादा है कि वो चीज आपको हासिल हो जाएगी। तो ये सारी बेसिकली हैंड रिटन प्रैक्टिस है कि आपने लिखनी है सारी चीजें। अब फोकस आ गया एंड देन नेक्स्ट चीज क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्ट होंगी चीजें। जब आपका फोकस क्लियर होगा तो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएंगी कि ये भी कर सकता हूं मैं, ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं। अब आपने उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है। अट्रैक्शन क्या है बेसिकली, ऐसे नहीं कोई चीज आपको हासिल हो जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है कि आपको वो चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी, वो अपॉर्चुनिटीज नजर आना शुरू हो जाएंगी। यहां पे अब आपने एक्शन लेना है, क्या वो उस काम को परफॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं। अब जैसे ही आपने, अब हो गया अट्रैक्शन भी आपको समझ में आ गई, चीजें आप देख ली, देन है पॉजिटिव थिंकिंग, लॉ ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अब पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर अलग से भी है, बट यहां पे आपको समझने के लिए जरूरी क्या है कि पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब क्या है, उसके बारे में अच्छा सोचना है कि वाकई ये काम करेगा। और यहां से फिर मुझे एक चीज और समझ में आई थी कि दुनिया एक कानून पे काम कर रही है, पूरी कायनात एक ही कानून पे चल रही है, एंड दैट इज लॉ ऑफ बिलीफ, यकीन का कानून। और आपको यकीन है कि ये हो जाएगा तो हो जाएगा, और अगर यकीन है कि ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। तो आपने पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये उसके बारे में अच्छा सोचना। अगर अच्छा नहीं सोचेंगे, वो उसके ऊपर पूरा एक फ्रेमवर्क है जो कि आपको समझाऊंगा कि अच्छा सोचने से और ना सोचने से क्या होता है। बट अभी आपने समझना कि लॉ ऑफ पॉजिटिव, आपने अच्छे पॉजिटिव रहना है उस चीज के बारे में। एंड देन लास्ट इज लॉ ऑफ एक्शन, कि आपने एक्शन लेना है। ये सारी चीजें कर ली लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं तो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तो अगेन हमारा टारगेट क्या है कि कुछ हासिल करना है लाइफ में, जिस चीज के लिए हम जिंदगी में आए हैं। और सबसे बड़ा मकसद अगर देखा जाए, जिस मकसद के तहत हम आए हैं, वो जन्नत को हासिल करना है। कि जब यहां से जाएंगे तो अल्टीमेटली हमारा टारगेट जन्नत को हासिल करना होगा। उसी के लिए फ्रेमवर्क बना लें कि क्या क्या कर रहे हैं, इन सारे लॉज को अप्लाई करें एंड देखें हम कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। एंड सिमिलरली जिंदगी में कुछ चाहते हैं, उसके लिए ये पूरा फ्रेमवर्क आप बनाएं, आप स्टेप बाय स्टेप इस कानून के ऊपर अमल करें एंड देन देखें आपको वो चीज़ हासिल होगी। अब ये थे लॉज कि कैसे दुनिया काम कर रही है, कैसे कुदरत काम कर रही है, और ये हर एक पे अप्लाई होते हैं। और जब तक आप इनको अप्लाई नहीं करेंगे, आप कुछ भी करते रहें, कुछ भी हासिल नहीं होगा लाइफ में। अच्छा, अब यहां से आगे निकलता है ब्रेन हमारा कैसे काम करता है। दोबारा आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, फॉर एग्जांपल हम इसमें सबसे बड़ी मसला क्या है कि हम सुस्त रवि का शिकार होते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं आती है। हम सबको पता है एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं पढ़ते हैं? किताब खोलने को दिल नहीं करता, क्यों? आप चाहते हैं आप पढ़ें, जब भी अकेले बैठे होंगे, सोचते होंगे, तब दिल करता होगा कि मुझे पढ़ना चाहिए। या कोई भी ऐसा काम करना है, जो चीज़ हासिल करना चाह रहे हैं, जो उस चीज़ को हासिल करने के लिए मोटिवेशन इसको कह लें, या क्यों नहीं हम काम कर पाते हैं? क्योंकि हमारा माइंड दरमियान में आ जाता है। अब माइंड कैसे काम करता है, अब मैं आपको ना थोड़ा सा टेक्निकल समझाऊंगा। बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्रोसेसर, रैम और हार्ड डिस्क। ये क्या होती है? प्रोसेसर जो ऑपरेट करता है, रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, कि ये बेसिकली ब्रिज है बिटवीन हार्ड डिस्क एंड प्रोसेसर। क्योंकि प्रोसेसर आपका ना हाई स्पीड है, वो हर टाइम उसको कोई ना कोई काम करने के लिए चाहिए। सिमिलरली योर ब्रेन हाई स्पीड है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए कि वो काम करता रहे। लेकिन अब हार्ड डिस्क क्या है, जिसमें सारा डेटा स्टोर होता है। अब वो डेटा स्टोर हुआ, अब वो वहां तक पहुंचने के लिए उसको टाइम लगता है। अब दरमियान में फिर हम रैम को इंसर्ट करते हैं कि रैम क्या करती है कि जैसे अगर आप मोबाइल या कंप्यूटर यूज करते हैं, कि जैसे आप सिस्टम को ऑन करते हैं 50% चीजें जो है वो रैम में आ जाती हैं।
उसके बाद आप पहली दफा जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो रैम में आ जाता है। नेक्स्ट टाइम आप उसे ओपन करेंगे तो वो उसे हार्ड डिस्क से उठाना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली रैम से उठाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया, पहली दफा करेंगे थोड़ा सा डिले आएगा, टाइम लेगा, लेकिन जब सेकंड टाइम करेंगे तो वो डिले नहीं आएगा। क्लियर हुआ? तो ये है रैम का कॉन्सेप्ट। अब रैम क्या है? रैम बेसिकली इंसान के अंदर कॉन्शियस माइंड है, और हार्ड डिस्क क्या है? सब कॉन्शियस माइंड है। हार्ड डिस्क में हर एक चीज स्टोर है हमारी। अब जो हम पढ़ते हैं ना, जो सब कॉन्शियस माइंड होता है वो 90% पावरफुल होता है, कॉन्शियस माइंड 10% होता है। क्या चीजें हैं ये? वो हार्ड डिस्क है जिसके अंदर आपकी सारी चीजें स्टोर हैं। हर एक चीज आपके हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो हर चीज आपकी हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर है। अब वो आती है रैम, जब आप सो जाते हैं। अब रैम क्या होती है कि जैसे आपने सिस्टम को रीस्टार्ट किया, आपकी रैम रिफ्रेश हो जाती है। ये कहा जाता है ना कि सिस्टम अगर हैंग हो जाए, मोबाइल हैंग हो जाए, आप उसे रीस्टार्ट करें। रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि रैम ब्लैंक हो जाती है, फिर दोबारा से शुरू होती है। सिमिलरली आपका जो कॉन्शियस माइंड है ये क्या करता है, जैसे आप सोते हैं तो ये ब्लैंक हो जाता है, लेकिन जब आप सुबह उठते हैं आपको सारी चीजें याद होती हैं, भूलते नहीं आप। क्यों? क्योंकि वो आपके हार्ड डिस्क में है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। अब जो चीजें सबकॉन्शियस माइंड में है वो फिर दोबारा रैम में आती हैं। वो सारी परेशानियां जैसे सुबह उठते हैं फिर वो उन्हीं परेशानियों में घिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें रैम में आ जाती हैं। अब हमें क्या समझाया गया? सोच बदलो। लाइक मैंने 13 में बुक पढ़ी थी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, और वो बुक दैट वाज टर्निंग पॉइंट। उससे सोच बदली, लेकिन सोच बदलने से कुछ नहीं हो रहा था। सोच कहां पे है? आपके कॉन्शियस माइंड में है। और सोच किस चीज से बनती है? ऑपरेटिंग सिस्टम से, नॉलेज से। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपकी आंखें बंद कर दूं और हाथ के ऊपर कोई चीज रखूं, आपको कुछ फील होगा? फील होगा, लेकिन आप कोई रिएक्शन होगा, आपको पता नहीं है कि क्या चीज है, कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा। अगर मैं कहूं कि मैंने फूल रखा है, आपके आईज क्लोज, आप देख नहीं रहे हैं, आपका रिएक्शन क्या होगा? हैप्पी होगा। ठीक है, क्यों? अब वो क्या है बेसिकली? वो सोच है आपकी कि आपने सोचा है कि फूल है तो हो गया। अगर मैं कहूं कि छिपकली रखी हुई है, देन व्हाट विल बी योर रिएक्शन? हो सकता पत्थर हो सिर्फ, हाँ, लेकिन वो हो सकता, इस चीज को समझना, हो सकता है वो पत्थर हो सिर्फ, आप सोच ऐसा रहे हैं। तो सोच कहां से आ रही है? उस ऑपरेटिंग सिस्टम से आ रही है। इस चीज को समझना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कि उस जो हमें उस चीज के बारे में बताया, फूल के बारे में जो बताया गया वो स्टोर है, जो छिपकली के बारे में बताया गया वो स्टोर है। अब जैसे उस चीज के बारे में हमने सोचा, हो सकता है ओरिजिनल में ना हो, लेकिन जैसी सोच आएगी वैसे हम रिएक्ट करेंगे। अब हमें क्या कहा जाता है? सोच को बदलो। अब बड़ी छिपकली हो और आप सोच को बदलते रहें, कुछ होगा नहीं होगा। आपको उस ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज करना है। तो वहां से मुझे समझ में, अब सोच कॉन्शियस माइंड में है। कॉन्शियस माइंड को आप जितना मर्जी कलर सो के उठेंगे, फिर दोबारा जब सबकॉन्शियस माइंड से चीजें आएंगी, हार्ड डिस्क से जब चीजें उठाएगा हमारा सिस्टम, तो वो उन्हीं परेशानियों को उठाएगा, उन्हीं फेलियर्स को उठाएगा। तो बदलना किसे है? सबकॉन्शियस को, ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब मुझे ये सारी चीजें समझ में आ गई थी, और ये मैंने सारा स्टेप बाय स्टेप एक छोटे बच्चे से लेकर मैंने किया कि ये सारी चीजें कैसे होती हैं। अच्छा, यहां तक हो गया कि सबकॉन्शियस को बदलना है। अब सबकॉन्शियस में चीजें इंस्टॉल कैसे होती हैं? कि फॉर एग्जांपल, हम क्यों नहीं पढ़ते हैं, या हम उसी तरफ आते, कोई काम क्यों नहीं करते हैं? आपको पता है आपने एंटरप्रेन्योरशिप करना है, आपको इतना सारा काम करना पड़ेगा, आपको पिच करनी पड़ेगी, आपको प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी, नहीं करते हैं, सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आप छोटे थे तो आप कभी भी आग को हाथ लगाएंगे? क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि आपको पता डैमेज करेगी। कैसे पता चला था? जब पहली दफा किसी गर्म चीज को आपने हाथ लगाया था। ये फिजिकल चीज है, इसलिए मैं समझ में आ रहा है कि इसको दोबारा नहीं करना। अब माइंड कैसे काम करता है? माइंड चूंकि प्रोसेसर क्या है, वो हाई स्पीड डिवाइस है, वो सारे काम दोबारा नहीं करता, वो सारे रिजल्ट सेव करता है। अब आपने इस चीज को समझना, इसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर दिया ना, आपकी ये जो प्रोकास्टिनेशन वाली चीज है वो सारी खत्म हो जाएगी। अब माइंड क्या करता है कि जब भी आप पहली दफा कोई काम करते हैं ना, तो उसको ट्रैक करता है, क्योंकि वो आप गर्म चीज को बार बार, ऐसा नहीं कि आप हर दफा गर्म चीज को हाथ लगाएंगे तो आपके माइंड को पता चलेगा। अब वो रिजल्ट सेव हो चुका हुआ है कि ये चीज डैमेज करती है, छुरी डैमेज करती है, जो भी डैमेज वाली चीजें आपके जहन में है, तो वो आप कभी भी उस चीज को टच नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है डैमेज कर सकती है। ऐसा नहीं कि हर दफा आप हाथ लगाने के बाद दोबारा करेंगे। सिमिलरली जब आप पहली दफा कोई काम करते हैं तो आपका माइंड उस चीज को प्रोसेस करता है। एग्जाम्पल लेते हैं, स्टडीज की एग्जाम्पल मैं अपने नेक्स्ट में करूंगा, क्योंकि हमारा ये 2 घंटे का सेशन है। फर्स्ट में हमने ये करना, सेकंड में मेमोरी के ऊपर बात करनी। तो अभी मैं कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने वॉक पे जाना है, आप बड़े मोटिवेटेड हुए, सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, आपने सोचा वॉक करनी चाहिए, तो आप वॉक के लिए निकल पड़े।
अब जब वॉक पे जा रहे हैं तो अल्टीमेटली पहली दफ़ा काम करेंगे तो कभी भी माइंड आपको जो है वो चूंकि उस स्टेट में होगा कि क्या करना चाहिए, कि क्या वो सीख रहा है, वो खुद लर्निंग स्टेट में है। अब जब वॉक कर रहे हैं और फॉर एग्जाम्पल आपने वॉक करते हुए सोच लिया कि बहुत थक गया हूं, पसीना है, गर्मी है, पसीना आ रहा है, और सारा वॉक करने के बाद फॉर एग्जाम्पल 30 मिनट्स वॉक करने के बाद आप आगे बैठ गए। जब वो बैठने का टाइम होता है दैट वाज द सेविंग टाइम कि वो उस चीज़ को एनालिसिस कर रहा होता है। अब जब बैठने के बाद आप क्या सोच रहे हैं, बोरिंग था, कोई मज़ा नहीं आया, बहुत बोरिंग काम है, मुश्किल काम है, तो रिजल्ट क्या हो गया, सेव हो गया कि ये मुश्किल काम है। और हमेशा जो आपका माइंड है वो इसको दो हिस्सों में टैग करता है। इसको मैंने बोला था टैगिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि आपकी हर इन्फॉर्मेशन टैग होती है, आसान है या मुश्किल है, आसान है या मुश्किल है। अब वो जैसे टैग हो गया कि ये काम मुश्किल है, नेक्स्ट टाइम आप वॉक का सोचें, माइंड क्या करेगा, ये काम तो मुश्किल है, क्योंकि वो सबसे पहले टैग चेक करेगा। वो ये चेक नहीं करेगा मैं दोबारा सारे प्रोसेस से गुजरूं। एंड सिमिलरली एजुकेशन में आप देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में कि कैसे हम डाइवर्ट हुए। तो अब चूंकि प्रोसेसर हाई स्पीड प्रोसेसर है तो उसको पता है कि मैंने अगर ये काम दोबारा करूंगा तो ये मुश्किल हो जाएगा। अब इसको चेंज करने का तरीका क्या है, टैगिंग का। अब वो भी आपने जानबूझ के नहीं किया, सिर्फ आप बोल रहे थे तो वो सबकॉन्शियस में सेव होगा कि ये मुश्किल काम है। अब बताया किसने कि ये काम मुश्किल है, उसकी अपनी उस प्रोसेसिंग से, उस चीज इंफॉर्मेशन से जो माइंड को खुद दे रहे थे, कहीं बाहर से नहीं आ रही थी, आप खुद सोच रहे थे और उसी की बेस के ऊपर उसने एक रिजल्ट बना लिया कि ये काम मुश्किल है। तो कभी भी माइंड वो काम नहीं करता जो इंपॉर्टेंट होता है, वो सिर्फ दो ही चीज़ों में रहता है, आसान है या मुश्किल है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें जहन जो है वो हमारी आसानी के लिए दिया हुआ। हम ये वो काम करेगा जो इसको आसान लगेगा। और उसको आसान कौन सा काम लगेगा, जो हम बताएंगे। तैरना आसान है या मुश्किल है, स्विमिंग कुछ के लिए आसान है, कुछ के लिए मुश्किल है। डांस करना कुछ के लिए आसान है, कुछ के लिए मुश्किल है। सिंगिंग, पब्लिक स्पीकिंग, अब ये वो सारी चीजें हैं जो हमने खुद माइंड को बताई। कामयाब होना, पैसा कमाना आसान है या मुश्किल है, मुश्किल है। किसने बताया, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम का। हमें फौरन से ख्याल आया मुश्किल है, क्यों आया। कुछ होंगे जो कहते हैं बहुत आसान है पैसा कमाना, और वही लोग कमा रहे हैं, और हम क्या सोच रहे हैं मुश्किल है, तभी हम स्ट्रगल में हैं। अब आपको दोबारा क्लियर होगा कि वाकई हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का फॉल्ट है, और ये हमने खुद नहीं बनाया हुआ, ये हमारी सोसाइटी ने हमारा बनाया अगेंस्ट वाले। और हमारा अब काम क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना एंड देन उसको रेक्टिफाई करना, क्या दी बेस्ट क्या है। तो कोई भी चीज आसान है या मुश्किल है वो आपके माइंड लेवल पे होती है। और जिस दिन अब इसको चेंज करना है, प्रोसेस क्या, अगेन सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। अब आपने वॉक पे जाना है, अब आपने खुद को बताते रहना कि आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड। उस रिजल्ट को सोचना है कि कैसा लगूंगा जब मैं हेल्दी रहूंगा, तब मुझे लोग कैसे देखेंगे। एंड देन जब वापस आके बैठना है और क्या बोलना है, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, मजा आ गया एक्सरसाइज करके या वॉक करके। और उसके बाद देखें नेक्स्ट डे आपको रात को नींद नहीं आएगी जब तक वॉक नहीं करेंगे। कि लोगों से सुना है ना कि मुझे नींद नहीं आती जब तक मैं वॉक ना करूं, या कुछ काम ना कर लूं मुझे नींद नहीं आती है। उसकी वजह क्या है, ऐसा नहीं है कि उनका वो काम करने को दिल करता है जो हमारा नहीं करता। कामयाबी क्या है, अभी एक रैंडम मेरे ज़हन में सवाल आ गया, कामयाबी क्या है। जो काम करने को दिल ना कर रहा हो उस काम को करना कामयाबी कहलाता है। सिंपल डेफिनेशन मैंने दी कि जो काम करने को दिल ना कर रहा हो उस काम को करना कामयाबी है। पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, पढ़ने कामयाबी। नमाज पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, पढ़ने कामयाबी है। वॉक करने को दिल नहीं कर रहा, वॉक पे चले जाएं, कामयाबी है। आप कोई भी काम कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, उसमें पोस्ट डिज़ाइन करने को दिल नहीं कर रहा, कोई भी आर्टिकल लिखने को दिल नहीं कर रहा, तो वो काम को करना कामयाबी है। अब फिर दोबारा ये सिंपल, आप कोई भी चीज़ समझ जाएंगे, अगर आपका वो काम करने को दिल नहीं कर रहा ना, तो समझ लें उसी में कामयाबी छुपी है। अब दोबारा उस पर आते हैं कि हमने क्या करना है, टैग चेंज करना है। कि अब हमने, जब आप वापस आके बैठेंगे, देन आपने अपने आप को बताना है कि दैट वाज अ सो हेल्दी प्रोसेस, आई एंजॉय दिस प्रोसेस। जैसे आप बता देंगे, इसी तरह पढ़ने के हवाले से आप किताब पढ़ें या कोई भी काम कर रहे हैं, बताएं कि आई एम एंजॉइंग दिस प्रोसेस। यही चीज सेव होगी और यही चीज आपको आगे मोटिवेट करेगी कि आपने काम करना है या नहीं करना है। अब दोबारा, अब आपको समझ में आ गया कि हमने टैग चेंज कर रहे हैं। अब चेंज करने का तरीका क्या है, बना कैसे था टैग, बोल के, और चेंज करने का क्या तरीका कार है। सिमिलरली हम दोबारा बोल के उसको चेंज करेंगे। और कितनी दफा रेपिटेशन करनी है कि जब तक चेंज ना हो जाए, जब तक हम पक्के, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी बचपन से गलत बैठी हुई ना, अब उनको चेंज करने के लिए हमें उतनी दफा उस प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा। और जैसे हम रिपीट करेंगे वैसे हमें रिजल्ट आते रहेंगे। अब एक और आपके साथ फ्रेमवर्क डिस्कस करता हूँ, फिर अपनी विंडोज की तरफ आता हूँ कि विंडोज जो मैंने डेवलप की है वो क्या चीज़ है। नॉलेज
अब नॉलेज से क्या बनता है, जैसे आपकी एक नॉलेज है जो अब आप हासिल कर रहे हैं, एक तो विंडोज होगी। अच्छा, विंडोज अलग चीज है, और इसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सुना है, एक टेक्निकल वर्ड है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कि आपका जो एंड्रॉयड है वो बेसिकली क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आपकी विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो उस मशीन को रन करेगी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो कि डिफरेंट एप्लीकेशन, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, म्यूजिक प्लेयर हो गए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, ये सारी चीजें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपकी कोई भी काम को आसान बना देती हैं। सिमिलरली आपके अंदर जो विंडोज है वो बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, जो आप स्किल सीखते हैं, आपने लर्निंग पढ़ना सीखा, आपने लिखना सीखा, तैरना सीखा, बिजनेस करना सीखा, ये सारी चीजें जो आप सीख रहे, स्किल्स कोई भी जब आप सीखते हैं तो वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अब हम उसकी बात कर रहे हैं, हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब भी आप कोई चीज सीखते हैं उससे क्या होता है, वो भी बेसिकली नॉलेज है, तो उससे आपकी एक इंटेंशन बनती है, नीयत बनती है। इल्म से क्या बनता है, नीयत। और नीयत से क्या बनता है, अमल। कि जैसे आपका इल्म होगा वैसी आपकी नीयत होगी। अब आपने ये सोचना है कि मैं सिर्फ आपको उस तरफ लेके जाना चाह रहा हूं कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये नहीं पता होता, हम बहुत जेनेरिक होते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। जैसा नॉलेज है वैसी नीयत होगी, और जैसी नीयत होगी वैसा अमल होगा, और जैसा अमल होगा वैसा रिजल्ट होगा। एंड देन रिजल्ट दोबारा क्या बनाएगा, आपके लिए नॉलेज क्रिएट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने कहा जी बिजनेस करना चाहिए, आपकी नीयत बन गई बिजनेस करना चाहिए। अब उसके लिए प्रोसेस था, लेंथी प्रोसेस था, आपने पैसा इन्वेस्ट किया, डूब गया। अब आपका रिजल्ट क्या हुआ, बिजनेस नहीं करना चाहिए। अब आपका न्यू नॉलेज क्या डेवलप हुआ, बिजनेस नहीं करना चाहिए। ऐसे हुआ। अब इस प्रोसेस को आप उल्टा लेके चलते हैं। रिजल्ट है, अब रिजल्ट किस पे बेस कर रहा है, अमल के ऊपर। और इसके बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इन्नमल मालूम बिन्नियात, वो तो नियतों पर है कि कौमों का जो हाल है वो उनके अमाल की वजह से है। हमारा जो हाल है वो हमारे अमाल की वजह से है। हम सब का जो हाल है वो हमारे अमाल की वजह से है। और जब हम ये बोलते हैं या ये सुनते हैं कि मेरा हाल मेरे अमाल की वजह से है, तो मेरे जहन में क्या आता है, गुनाह सवाब का कंसेप्ट आता है। हमने इसको गुनाह सवाब के साथ जोड़ दिया कि अगर मैं इस हालत में हूं तो शायद अपने किसी गुनाह की वजह से हूं, या किसी गलती की वजह से हूं। गुनाह छोड़ते गलती ले लेते हैं, किसी गलती की वजह से हूं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अमल का यहां पे जो मतलब था वो ये था कि हम बेहसियत कौम क्यों इस हाल में हैं, क्योंकि हमारे अमाल ठीक नहीं। अमाल का मतलब कि हम मेहनती नहीं है, काम नहीं करते हैं, काम चोर हैं, ये अमल थे। ये नहीं था कि कोई गुनाह सवाब किया हो या नहीं किया हो। तो पहले तो इस स्टेट ऑफ माइंड से बाहर आ जाएं कि हम जिस हाल में हैं वो हम अपने अमाल की वजह से, और अमाल का मतलब एक्शंस हैं। आप रात को सुबह उठ के सोए रहते हैं या उठ के नमाज पढ़ लेते हैं, आपके इख्तियार में है। तभी अल्लाह ताला ने आपको, हम अशरफुल मखलूकात क्यों हैं, क्योंकि हमारे पास इख्तियार है और कोई चीज़ नहीं है। बाकियों के पास इख्तियार नहीं, आपके पास इख्तियार है। आप चाहे सोए रहें या वो उठ के नमाज पढ़ें, ये अमल है आपका। वॉक करनी है, किताब पढ़नी है, उठ के पढ़ लें, या वो ना मोबाइल पे बैठे रहें, देखते रहें, मोबाइल देखते रहें, ये अमल है। और इस अमल के पीछे क्या है, नीयत। अब चूंकि हम रिवर्स चल रहे हैं, इस अमल के पीछे क्या है, नीयत। यहां पे है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारोमदार जो है वो नीयत पर। जैसी नीयत होगी वैसा आपका अमल होगा। अब इस चीज को समझना, नीयत कैसी है आपकी। नीयत अगर ये है कि सिर्फ थोड़े से पैसे मिल जाए, तो आपका अमल कैसा होगा, थोड़ा सा ही होगा। और नीयत हो कि कुछ ज्यादा पैसा कमाना है, अब आपका अमल कैसा होगा, उससे बेहतर होगा। और अगर नीयत हो कि दी बेस्ट बनना है, फिर आपका अमल कैसा होगा, दी बेस्ट होगा। सिंपल फार्मूला है। अब देखो कोई चीज चेंज कहां पे आ रही है, नीयत पे आ रही है। हमें लगाया हुआ है कि शायद आपको कुछ बहुत सारा काम करना पड़ेगा। पहले हम इस चीज को समझे कि पहले हमने उस नीयत को ठीक करना ना। ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ मैं दोबारा आ रहा हूं कि उस नीयत जैसी होगी वो वैसे ही आपका रिजल्ट होगा। जैसे आईफोन सुना वैसे आपने, कॉमन है। क्या है आईफोन, स्टीव जॉब का ड्रीम था। और ड्रीम क्या था उसका, कि ऐसी डिवाइस बनानी है कि जैसी पूरी दुनिया में नहीं होनी चाहिए। एंड्रॉयड फोन और भी हैं, सब चीजें हैं, लेकिन उसके साथ ऐसी डिवाइस बनाऊंगा कि ऐसी पूरी दुनिया में नहीं होनी चाहिए। अब उसका रिजल्ट क्या मिला उसे, आईफोन 16 दुबई में लॉन्च हुआ, लोगों ने लाइनों में खड़े होकर खरीदा। दुनिया का महंगा तरीन मोबाइल है, फ्री नहीं मिल रहा था, महंगा तरीन है, और भी ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन लोग लाइनों में खड़े हैं उसको खरीदने के लिए। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर पैशन, कि जब आप पैशन के साथ काम करते हैं, जब आपकी नीयत पैशन वाली होती है, काम तो फिर अभी तो आगे है, जब आपकी सिर्फ नीयत पैशन वाली होती है, उसका रिवॉर्ड ये मिलता है कि लोग आपका इंतजार कर रहे होते हैं।
तो सिर्फ पैशन चेंज करना है, अपने कोई भी काम जो करना है उसे पैशन के साथ करना है। ऐसे फिर नियत ये नहीं होनी चाहिए कि बस ठीक है हो जाएगा तो हो गया। ये दुनिया में आए हुए तो कुछ करके जाएंगे, ये फिर नियत नहीं, ये नहीं होना चाहिए ठीक है जैसे जिंदगी गुजरी है वैसे गुजारनी है। जो काम कर रहे हैं लाइक एजुकेशन हासिल कर लें, पैशन के साथ करें। ऐसा करें कि आपकी क्लास में आप जैसा बच्चा नहीं होना चाहिए। बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए कि आपके जैसा कोई और नहीं होना चाहिए। दैट इज पैशन। हम क्या समझते हैं? अच्छा, एक मैंने कामयाबी का फार्मूला, कामयाबी कैसे दो इंसानों को कामयाबी मिलती है, लाइक एक ही क्लास में बैठे हुए दो बच्चे, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर ले लें या इंजीनियर ले लें, एक पीक इंजॉय कर रहा होता है और एक जरा स्ट्रगलिंग फेज में होता है, क्या डिफरेंस होता है दोनों में? वन वर्ड डिफरेंस जो मैंने आइडेंटिफाई किया, दैट वाज ओनरशिप। कि जब हम ऑन कर लेते हैं, एक बंदा डॉक्टर, दो डॉक्टर हैं, एक पीक एंजॉय कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसने ऑन कर लिया कि डॉक्टरी मेरा पेशा है, इसी में मैंने रहना है और दी बेस्ट बनना है, वो बन गया। दूसरा क्या सोचता रहा, कॉलेज सही नहीं मिला, डॉक्टरी ना करता कुछ और कर लेता, इंजीनियरिंग ले लें या वो कोई भी और फील्ड ले लें, लॉ कर लें। कि जब आप ये सोचते रहेंगे कि मैंने ये क्यों कर लिया या किसी के कहने पे कर लिया, आप स्ट्रगल करते रहेंगे सारी जिंदगी। और जिस दिन ऑनरशिप ले लिया आपने कि अगर मैंने ये किया है तो इसमें अब मैंने दी बेस्ट बनना है, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ओनरशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपने ये नहीं सोचना, अब स्टूडेंट क्या सोच रहा होता है, पढ़ किताब रहा है और सोच रहा है कि मैंने ये करना है, कर इंजीनियरिंग रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैंने बिजनेस करना है, देन व्हाई आर यू डूइंग इंजीनियरिंग? आप अभी हम बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलता, सब लोग एग्री करते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर आप इंजीनियरिंग में या मैथ्स कम्युनिकेशन के, मुझे पता था कि मैथ्स कम्युनिकेशन के बच्चे हैं, तो आप कैसे मैथ्स कम्युनिकेशन में आ गए? बीइंग ए ह्यूमन नेचर क्या है कि जो चीज मिल जाती है उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। जैसे बीजेडयू में बच्चे होते हैं तो वो पहले तड़प रहे होते हैं एडमिशन से पहले के, दुआएं मांग रहे होते हैं या अल्लाह एडमिशन हो जाए, एडमिशन हो जाए। एक सेमेस्टर के बाद क्या होता है, आधा सेमेस्टर में नहीं गुजरता, काश यूटी लाहौर में हो गया होता, काश कहीं और हो गया होता, काश कहीं और हो गया होता। फिर वो ना डिसिप्लिन, कंप्यूटर की बजाय इलेक्ट्रिकल में कर लेता तो अच्छा होता, ये करके वो कर लेता। जो कर रहे हैं उससे भाग रहे हैं, ये सबसे बड़ा अलमिया है। तो आपका जो काम है ये नहीं सोचना कि मैंने वो करना है। पैसा एक प्रोडक्ट है, आउटपुट आउटकम है, जैसे हमने स्टार्ट में जिक्र किया था, पैसा हमेशा एक आउटकम है। कैसे मिलेगा आपको? जब किसी प्रोसेस पे काम करेंगे। हर एक चीज में पैसा है। प्रॉब्लम कहां पे है, हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, प्रोसेस को छोड़ा हुआ हमने। और जिस दिन हमारा फोकस प्रोसेस पे आ गया, आप किसी भी चीज को उठा के देख लें, उसमें पैसा है, उसमें कामयाबी है, उसमें शोहरत है, हर एक चीज है। लेकिन असल चीज क्या है कि आपकी नीयत क्या है, किस नीयत के साथ आप काम करें। तो जब मैं ये बातें कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आपने बाहर सोचना है, आपने वो सोचना है जो कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने वो सोचा जो कर रहे हैं तभी आपको बेनिफिट होगा। अदरवाइज क्लास में बैठे हुए कर इंजीनियरिंग रहे हैं या कर मैथ्स कम्युनिकेशन रहे हैं और सोच कुछ हो रहे हैं, तो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तो जो कर रहे हैं उसी के ऊपर ग्रिप हासिल करें। नहीं दिल करेगा, दोस्त है ना अभी तक, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम पुराने हो चुके हैं ना, इतने सारे वो एज हमने गुजार ली, इतना आसान नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये खड़े होकर आपको लग रहा है कि आसान है। आई थिंक मैंने जब ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज किया था, इट टुक्स मी 6 मंथ्स, कि 6 महीने मैंने अपने आप को बंद करके और मैंने वो ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज किया था। क्योंकि मैं चूंकि एक एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में था और बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व हुई कि लाइक मैंने बहुत सारे फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए, फिर उनको चेंज किया, जिससे रिजल्ट नहीं मिल रहा था उसको हटा देता था, नई चीज़ों को आइडेंटिफाई करता था, नई चीज़ों को इंप्लीमेंट करता था। क्योंकि अगेन मैं बताया, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, जब तक आप इसे अप्लाई नहीं करेंगे। लॉ ऑफ लर्निंग का मतलब क्या है कि जब आप अप्लाई करते हैं, और जब आप अप्लाई करते हैं, और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, सबके लिए रिजल्ट डिफरेंट होते हैं। अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन को अप्लाई करेंगे उसके रिजल्ट सबके लिए डिफरेंट होंगे। इसकी वो बेस्ट एग्जांपल आपने सुनी होगी शायद, कि वो एक कंपनी ने, एक शू की कंपनी थी, उन्होंने अपने सेल्स मैन को भेजा एक एरिया में जहां पे लोग जूते नहीं पहनते थे। एक ही जैसी इंफॉर्मेशन है, उनका जी पता करके आओगे कितना स्कोप है कंपनी का ना, कितना पोटेंशियल है वहां एरिया में। तो एक बंदा गया, उस वापस आया, उसने कहा किसी को जीरो पोटेंशियल है, किसी को पता ही नहीं जूते का, कोई हमसे खरीदेगा नहीं। दूसरा गया, उसने कहा पोटेंशियल ही पोटेंशियल है, कोई जूते पहनता नहीं, हम सबको पहनाएंगे। सेम इंफॉर्मेशन है, अप्लाई हुई तो रिजल्ट दोनों के लिए डिफरेंट आ गए। तो सिमिलरली आप जब इंफॉर्मेशन को इंप्लीमेंट करते हैं तो सबके रिजल्ट डिफरेंट होंगे। यहां से मुझे वो अल्लाह ताला के वाहिद होने का कंसेप्ट समझ में आया कि सिर्फ अल्लाह ताला वाहिद नहीं, आप सब वाहिद हैं। 2 आंखों, 1 कान और होंठों के साथ हर एक का चेहरा डिफरेंट है। ये 3 चीजें ही है ना जो जिसके साथ अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया है, लेकिन कोई दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा। सिमिलरली आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपको आउटपुट आ रहा है, ये सबका डिफरेंट होगा। किसी 2 बंदों का सेम नहीं हो सकता है। हर बंदा अपने एंगल से सोचेगा। क्यों?
क्योंकि सबका ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है, लेकिन सब भाग एक ही चीज के पीछे रहे हैं। तो वो मैंने आइडेंटिफाई किया कि जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं उसी को हम बेहतर करके समझ लें, और उन चीजों को अगर हमने समझ लिया, इसको बोलते हैं सक्सेस लीव्स क्लू। और इसको मैंने नाम दिया था, इसको ना इंजीनियरिंग के टर्म में बोलते हैं मॉडलिंग, कि मॉडल करते हैं, अब एक चीज का मॉडल बनाते हैं एंड देन उसके ऊपर पूरी दुनिया फिर चलना शुरू हो जाती है। इसको मॉडलिंग बोलते हैं। तो बीइंग ए कंप्यूटर इंजीनियर मैंने मॉडल बनाया था कि कैसा मॉडल बनाया जाए जिसको देख के वो ना सारे काम किए जाए। तो हम थे नियत के ऊपर कि जैसी नियत होगी वैसी, और नियत फिर कैसे आती है, कितना क्वालिटी का नॉलेज हासिल किया आपने। इल्म से शुरू हुआ था ना, इल्म से नियत, नियत से अमल और अमल से नतीजा। अब नियत कैसे बनेगी, कितनी क्वालिटी का नॉलेज हासिल करें। आज का सबसे बड़ा अलमिया क्या है, जहां एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि दी बेस्ट नॉलेज क्या है। ऑथेंटिकेट कौन करेगा, और चैट जीपीटी ने तबाही फेर दी है। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं, पहले तो चले सर्च करते थे, 2-3 वेबसाइट से पढ़ा, कुछ समझ में आया, अब तो जस्ट हम चैट जीपीटी पे लिखते हैं और वो चीज़ें हमारे सामने आ जाती है। कभी दोबारा किसी ने फोकस किया कि मैंने जो लिखा था वो सही है या गलत है, आज इट इज छापा लगा के असाइनमेंट जमा करा देते हैं। कौन उसको आइडेंटिफाई करेगा, और हो सकता है क्योंकि पीछे बैठा हमारे उस नॉलेज को चेंज कर रहा हो। हम यकीन करते जा रहे हैं कि जो चैट जीपीटी बोल रहा है वो सही बोल रहा है। इसीलिए 5 साल से मेरी जो स्ट्रगल है वो ह्यूमन को इंटेलिजेंट बनाने पे है। हमने मशीन्स को इंटेलिजेंट बना लिया, और जिस दिन मशीन्स खत्म हुई हम ब्लैंक हो जाएंगे, हमें कुछ भी याद ही नहीं रहेगा। तो मेरा जो मेन टॉपिक है मेमोरी, आपने टॉपिक नेम अगर देखो तो मेमोरी का कॉन्सेप्ट मुझे कहाँ से आया था, इसी ऑपरेटिंग सिस्टम से। मुझे नहीं पता था कि मेमोरी क्या होती है या मेमोरी ट्रेनर क्या होता है, ये कोई भी चीज़ मेरे जहन में नहीं थी। लेकिन यहाँ से मुझे कॉन्सेप्ट आया कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर बेस है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, आपकी हार्ड ड्राइव में हो रहा है, तो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, कैसे स्टोर हो रहा है। दैन आइडेंटिफाइड का कोई कहीं स्टोर ही नहीं हो रहा, हमें पता ही नहीं है कि कैसे काम हो रहा है। तो दोबारा आते हैं नॉलेज के ऊपर कि हम बात कर रहे थे नॉलेज की, कि क्वालिटी नॉलेज, अच्छा नॉलेज सही है या गलत है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे मेरी अपनी एक ओपिनियन है, राय है कि जिस चीज़ पे दिल मुतमईन हो जाए वो सही नॉलेज है। और दूसरा क्या है कि आप इंप्लीमेंट करके देखें, इंप्लीमेंट करें कि सही है या गलत है। सच बोलने से फायदा होता है या नहीं होता है, कैसे पता चलेगा। सच बोलना चाहिए। हम बात करते हैं जितना सच बोलते हैं कोई यकीन ही नहीं करता है, उल्टा ये खश होता है कि मार ही पड़ने वाली सच बोला था तो क्यों नहीं बोलते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गैप है जिसको हमने आइडेंटिफाई नहीं किया। तो उस नॉलेज को सही, बेसिकली उस अच्छा नॉलेज हासिल करने की जरूरत है, एंड देन फिर इस सारे प्रोसेस को दोबारा रिपीट करने की जरूरत है। तो क्वालिटी नॉलेज हासिल करें, ये आपका बेसिकली वो ऑपरेटिंग सिस्टम है कि जो आप सीख रहे हैं, जो आप सबकॉन्शियसली सीखते जा रहे हैं, वो सारी चीजें सुनते जा रहे हैं। प्रॉब्लम कहां पे है, इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। यूट्यूब का सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, पहले हम जब कोविड ने जो डैमेज किया, पहले हम यूट्यूब पे लेक्चर सुनते थे तो कुछ ना कुछ समझ आ जाती थी, नोट्स भी बना लेते थे, कुछ लिख भी लेते थे। अब क्या होता है, पूरी वीडियो गुजर जाती है, वीडियो खत्म होने के बाद याद ही नहीं रहता कि क्या सुना। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड सिचुएशनल माइंड है और वो हैबिचुअल माइंड है। उसे पता चल जाए इसकी आदत है सिर्फ सुनने वाली, इसने बाद में कोई रिटेन नहीं करना, कहीं इंप्लीमेंट नहीं करना, तो वो सुनता और वो खत्म कर देता। और हम सारे ऐसी जिंदगी गुजारी जा रहे हैं। और आप अपनी जिंदगी खुद नहीं गुजार रहे हैं, आपकी जिंदगी आपका जहन गुजार रहा है। आपको तो पता ही नहीं है कि कहाँ है। उसके बारे में सुना है ना कि आप 90% अब यहाँ पे लम्हे मौजूद में प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। तो इसको वो रिलेट किया जाता है हॉर्स एंड राइडर, NLP आपने सुना हो, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। उसमें क्या है, हॉर्स एंड राइडर मॉडल। उसमें क्या क्या बताते हैं, बेसिकली रिलेट करते हैं कि कैसे काम करता है। क्या आपका माइंड जो है वो एक घोड़े की तरह है और आप एक घुड़सवार की तरह है। दिस इज हॉर्स एंड राइडर मॉडल। अब आप घोड़े पे बैठे हुए और घोड़े को दौड़ा रहे हैं, भगा रहे हैं, आगे हर्डल आती है। आप घोड़े को बोलते हैं जंप, घोड़ा क्या करेगा, जंप करेगा। आगे जा रहे हैं, फिर हर्डल आती है, फिर आप घोड़े को जंप बोलते हैं तो वो जंप करेगा। फिर आगे जा रहे हैं, हर्डल आती है, आप घोड़े को जंप बोलते हैं, जंप, वो जंप करता है। अब सिमिलरली आपकी लाइफ है, गुजर रही इस तरीके से। अब आप थक जाते हैं, सो जाते हैं, अब आगे हर्डल आ जाती है, घोड़ा क्या करेगा, टकरा जाएगा या जंप करेगा? क्या लगता है? जंप करेगा। क्यों? क्योंकि वो सीख चुका है कि वहां पे जंप करना है। लेकिन हो सकता है कि वहां पे जंप ना करना हो। सेम इज द केस विद अस, कि हमारा माइंड सीख चुका है कि आप कैसे काम करते हैं, आपसे बहुत ज्यादा तेज है प्रोसेसर, वो सीख चुका है कि आप कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, तो वो उसी तरीके से करता जा रहा है। और वो किस बेस पे जिंदगी गुजारता है, उस ऑपरेटिंग, उसने जंप क्यों किया?
क्योंकि उसको पता था कि इस तरह की हर्डल आएगी तो मैंने जंप करना है उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत। जब आप 90% अपनी लाइफ में मौजूद ही नहीं है तो आप कैसे ऑपरेट कर रहे हैं? या तो हम फ्यूचर में होते हैं या हम पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं। उस लम्हे पे आप कैसे जिंदगी गुजारते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑपरेटिंग सिस्टम, कि जिसकी वजह से हमें कुछ भी जिंदगी में हासिल नहीं हुआ, और जब वो हासिल नहीं हुआ तो हमें कुछ भी नहीं मिला। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना है आपने। आपको काफ़ी हद तक क्लियर होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब हम आते हैं विंडोज़ के ऊपर, जो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया। ये बेसिकली 7 मैंने ट्रेड्स हैं इंसान की, जिनको तरतीब से, जो मुझे लगता है कि यूनिक चीज़ थी कि ये सारी चीज़ें हमने इंडिविजुअल पढ़ी हुई हैं, तो मैंने इनको एक लाइन में किया और एक बच्चे की एग्जांपल से किया कि कैसे एक बच्चे के अंदर ये इंस्टॉल की जाए और वो बेहतर हो सकता है। सबसे पहला जो W है, दैट इज वर्थ योरसेल्फ। कि जब विंडो करप्ट होती है इंसान की, विंडो डैमेज होती है, तो उसको अपना आप जीरो लगने लगता है। दैट इज वर्थ योरसेल्फ। कि सबसे पहले चीज जब आपने विंडो अपनी रिपेयर करनी है, दैट इज वर्थ योरसेल्फ। अपने आप को वर्थ देनी है। यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। किसी को इस बात पर डाउट तो नहीं है? अल्लाह ताला ने हर एक सलाहियतों के साथ पैदा किया हुआ है। अशरफुल मखलूकात कहा हुआ है। प्रॉब्लम क्या है? हम खुद ही अपनी वर्थ नहीं कर रहे। तो सबसे पहली चीज जो आपने अपनी विंडोज को रीइंस्टॉल करते हुए सोचनी है या विंडोज इंस्टॉल करते हुए सोचनी है, दैट इज वर्थ योरसेल्फ। दूसरा आई है, वर्थ हो गई, दैट इज इंक्रीज कॉन्फिडेंस। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्फिडेंस। ये आप सबने अलग-अलग पढ़ी होंगी, अब आपने ना इनको लिंक करना है कि आपने कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जैसे वर्थ आती है, सेकंड थिंग इज कॉन्फिडेंस। यकीन है हो जाएगा, लेकिन हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी हासिल नहीं होगा। तीसरी चीज है नेवर क्विट। एंड जो तीसरा मेरा एंड था, दैट इज नेवर क्विट। छोड़ना नहीं है, क्योंकि जिंदगी का असूल है कि जैसे बच्चा पहला कदम उठाता है, उसके बाद क्या होता है? गिर जाता है। इस बात को पल्ले बांध लेना है कि जब भी पहला कदम उठाएंगे तो गिरेंगे। ये नहीं सोचना कि बहुत सारा अगर आपने प्लान कर लिया कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन जैसे ही मार्केट में उतरेंगे ऐसा धचका लगेगा कि हिम्मत ही नहीं होगी दोबारा उठने की। लेकिन कामयाब कौन होता है? जो दोबारा उठ गया। फिर तीसरी चीज है ड्रीम बिग। अच्छा, मैं चूंकि आप साथ साथ आपकी बुक के साथ बताता हूँ कि मैंने इसको ऐसे बोला कि पहले बच्चे को कहा जाता है कि आप चल सकते हो, ये क्रॉलिंग करता है वो बच्चा, तो उसमें वो वर्थ पैदा की जाती है। देन उसमें कॉन्फिडेंस डाला जाता है। और ये कौन डाल रहा होता है? कि बेसिकली उसके फैमिली मेंबर्स डालते होते हैं कि आप कर सकते हो। जब वो गिरता है तो उसको फिर एक टारगेट दिया जाता है, जो डी है, दैट इज ड्रीम बिग। कि बड़ा सोचना है कि एक टारगेट दे दिया जाता है कि वहां तक चल के हमारे पास आओ। वहां से वो चीज़ों को सीखना शुरू करता है, चलने को सीखना शुरू करता है। या हम आप सोचें कि जैसे आपने नेवर क्विट, जब भी आपने दोबारा बाउंस बैक करना है, उठना है, तब आपने बड़े ड्रीम के साथ करना है, क्योंकि अगर बड़ा ड्रीम नहीं होगा तो कभी भी बाउंस बैक नहीं कर पाएंगे। एंड देन DO, ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कि जितना भी कुछ डैमेज हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद लेनी है। ये नहीं सोचना ये हालात खराब थे, ऐसा हो जाता, ये हो जाता, पाकिस्तान सही नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये चीज सोच रहे थे, हाँ हालात सही नहीं है। कुछ भी, हर चीज सही है। इन्हीं हालात में लोग सर्वाइव कर रहे हैं। और हालात कहां से नजर आते हैं? इनसाइड आउट वर्ड है ना, कि पहले वो बच्चे में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ, अब उसी नजर से बच्चा देख रहा है। ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपका जो देन W है, दैट इज ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। WINDOW, दैट इज विल पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऑन करने के बाद जो सेकंड W है, दैट इज विल पावर। कि आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए, क्योंकि वो मोहम्मद अली जो बॉक्सर थे, उनका कॉल है ना कि मैं स्किल से तो हार गया था लेकिन विल पावर से जीत गया था। वहां से मुझे लगा कि विल पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपके अंदर विल होनी चाहिए, कुछ भी कर दूंगा। और ये कब आती है? जब नीयत में पैशन होता है। पैशन होगा तो आप चाहेंगे मैं कुछ भी कर दूंगा। एंड देन लास्ट वन इज एस इज स्टे फोकस। कि आपने फोकस रहना है। किस चीज पे फोकस रहना है? इसी, ये चूंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपका, फोकस किस पे रहना है? दोबारा वर्थ योरसेल्फ पे रहना है। हर टाइम आपने खुद को बताते रहना है कि मैं वर्थ योरसेल्फ हूं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं कभी क्विट नहीं करूंगा, हमेशा बड़ा सोचूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऑन करूंगा, विल पावर को मेंटेन रखूंगा, अगेन फोकस रखूंगा कि आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। दोबारा शुरू हो जाना है, इस चीज के ऊपर दोबारा शुरू होना है। और ये कब होगी? कि जब आप अकेले खुद के साथ बैठे होंगे। ये कहीं किसी को करके नहीं दिखानी चीजें आपने, ये खुद के साथ आपका सफर है। कि जब मुझे लगा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में क्यों जाते थे? आइसोलेशन। हमें इबादत करने के लिए जाते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये चीज़ बताई जाती है, लेकिन तब तक तो आए इस्लाम नहीं आया था। वहीं तो पहली वही नाज़िल हुई थी। आइसोलेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वहाँ से मुझे आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट समझ आया। और जो आपने मोटिवेशनल स्पीकर से सुना होगा कि जो तन्हाई में मेहनत करो और
बाहर जो है वो शोर आपका बाहर वो सुनाई देगा। इसके पीछे लॉजिक क्या थी? तो वो वही इस्लाम के साथ कनेक्ट हुआ कि आप जब खुद के साथ मेहनत कर रहे होते हैं वो चीज़ नजर आ रही थी। और ये अगेन इट्स नॉट अ इजी प्रोसेस। आपको क्या लगता है खुद के साथ बैठे मेरे माइंड कहेगा आ जाओ विंडोज चेंज करते हैं, वो पागल हो गए हो, ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें हैं। असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दैट इज अ क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इस प्रोसेस को करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको काम करना पड़ेगा, आपको उस पेन से गुजरना पड़ेगा। और हमारा माइंड पेन को अवॉइड करता है, तो वो आपको नहीं करने देगा। अगेन नेक्स्ट में जो आपके रियल लाइफ एग्जांपल से मैं कनेक्ट करने वाला हूँ इस चीज को, कि इतना आसान काम नहीं है, लेकिन जो कर गया वो कामयाब है। अगेन मैंने कामयाबी क्या बताया कि जो नहीं करने को दिल कर रहा उसी को तो करना है। और फिर जब आप करना शुरू हो जाते हैं, लाइक कभी जो बच्चे जिम में जाते हैं या कभी वॉक करने का हो, कि जब आप 10 मिनट कर लें, पहले दिल नहीं कर रहा होगा कि मैंने जाना है, दिल कर रहा होगा आज छुट्टी कर लूँ कल चला जाऊंगा, लेकिन जब जिम में पहुंच जाते हैं फिर 2 घंटे भी कर लेते हैं फिर भी दिल करता 10 मिनट और एक्सरसाइज कर लूँ। क्यों होता है? क्योंकि जब आप माइंड को अपने ट्रैक पे ले आते हैं तो वो फिर आपका साथ देना शुरू कर देते हैं। जैसे पढ़ने को दिल नहीं कर रहा लेकिन आप हिम्मत करके किताबें खोल लेते हैं तो आप फिर पढ़ते रहते हैं, फिर तो आपको बोना टाइम का भी नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि आपने उसको फोर्स वो एक टाइम, इसलिए कहते हैं फर्स्ट 20% हार्ड होता है काम एंड देन 80% ऑटोमेटिकली हो जाता है। कि वो 20% पे आपने काबू पा लिया, 80% ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब लास्ट में मेरा जो चैप्टर था दैट इज राइट योर फ्यूचर। राइटिंग थेरेपी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जिंदगी में या कायनात में चीजें ना 2 दफा बनती हैं, पहली दफा माइंड में या पेपर पे, दूसरी दफा रियलिटी में। अब किसी भी चीज को उठा के देखें, यही कानून कुदरत अप्लाई हुआ है। पहले किसी ने सोचा एंड देन वो रियलिटी में बनी, और सोच का मतलब ये है कि उसको कहीं लिखा गया तो वो चीज़ रियलिटी में बन गई। तो सिमिलरली हम अपना फ्यूचर क्या चाहते हैं, हमने कभी सोचा ही नहीं, फ्यूचर के बारे में सोचा ही नहीं। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि डर लगता है, डराया गया है। जो वो कहते हैं 3 बुनियादी डर होते हैं इंसान के अंदर। पहला क्या होता है? फेयर ऑफ हाइट, ऊंचाई का डर। फेयर ऑफ साउंड, शोर का डर, के कोई भी हाइट, कोई भी एक स्पेसिफिक हाइट तक जाकर किसी को डर लगेगा। और फेयर ऑफ साउंड, अचानक धमाका होगा सब डर जाएंगे, कोई जितना मर्जी बहादुर हो। एंड थर्ड इज फेयर ऑफ अननोन, कि कुछ हो जाने का डर, कुछ हो ना जाए मेरे साथ। और इसी को बेस बना के सब लोग, मार्केटिंग कंपनी, सारा कुछ किस चीज पे चल रहा है? इसी फेयर ऑफ अननोन पे चल रहा है। तो फ्यूचर आप, और फ्यूचर क्यों लिखना जरूरी है? कि वो फिर अननोन नहीं रहता, फिर आपको डर नहीं लगता, फिर आप वो काम करते हैं। उसके लिए पहले ये सारी प्रोसेस करना जरूरी है। अब जब डर ही नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो आप काम करेंगे। तो फ्यूचर को लिखना जरूरी है, कि जो कहते हैं गोल सेटिंग, गोल लिखें, उनको लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस चीज पे लैक करते हैं कि हमें, फिर वही बात है ना, हमें लगता है ये सिर्फ किताबी बातें हैं, बट दैट आर द रियल थिंग्स, कि जिनके ऊपर काम आप करना शुरू करें। ये सिर्फ इसीलिए कर लें कि चलो करके देखते हैं, लिख के देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। और फिर लिखना कैसे है? पर्सनल गोल है, प्रोफेशनल गोल है, फिर इन सब चीज़ों की एक लिस्ट बनती है। ऐसे नहीं कि आपने सब मैंने पैसे कमाने हैं, ऐसे तो कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि माइंड आपका स्पेसिफिक चीज़ों पे काम करता है। वो जो आपने अक्सर सुना होगा, कितने चाहिए, कैसे चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर अमल करती हैं। और ये सारी हार्डवेयर लेवल के ऊपर है, सॉरी सॉफ्टवेयर लेवल के ऊपर है। हम जितना भी कुछ कर रहे हैं सारा सॉफ्टवेयर लेवल। अभी तक हमने कोई एक्शन की बात नहीं की है कि हमने एक्शन कैसे लेना है। क्यों? क्योंकि हम स्टक ही सिर्फ अपने माइंड लेवल पे हैं। और जिस दिन माइंड लेवल क्लियर हो गया, ऑटोमेटिक एक्शन जो है वो ऑटोमेटिक है। एक्शन के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। लाइक डॉक्टर ने कह दिया कल से वॉक पे ना गए तो जिंदगी खत्म है, कोई किसी मोटिवेशन की जरूरत है आपको? नहीं है, आपको पता है कि जाने जाना है। सिमिलरली जब आप क्लियर हो गए अपने माइंड के अंदर, फिर किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं रहेगी। फिर आपको पता होगा कि ये काम मैंने करना है, डू एंड डाई वाली सिचुएशन रहेगी। अब हम आते हैं अपने सेकंड फेज की तरफ, कि ये सारी चीजें अब समझ में आ गई, एंड देन हमें याद ही नहीं रहा कि अमल क्या करना है, एक्शन क्या लेना है, तो हम गलत कर लेंगे। लाइक कि जैसे हमने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब पढ़ ली और साथ आते याद ही नहीं है किसी को, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? अब जब मैंने इस पर सोचा कि याद कैसे रहती हैं, कैसे मुझे पता चलेगा कि जैसे ट्रैफिक लाइट्स हैं कि रेड के ऊपर ब्रेक लगानी है, ग्रीन के ऊपर चलना है, पढ़ लिया आपने लेकिन याद ही नहीं है, पहुंचे वहां पे सोच रहे हैं क्या करना है। तो अल्टीमेटली आप क्या करेंगे? सोचें, अगर आपको पता ना हो कि रेड पे रुकना है और ग्रीन पे चलना है और लाइट रेड है, तो आप क्या करेंगे? रुकेंगे या चलते रहेंगे?
नहीं, पता ही नहीं है ना, उस चीज का नॉलेज नहीं है आपको कि ये क्या क्या हो रहा है सामने। आप चलते रहेंगे, यू विल ब्रेक द रूल। कि जब नॉलेज नहीं होता है, वी ऑलवेज ब्रेक द रूल। वो किस्मत आपकी अच्छी हो कि ग्रीन लाइट जल रही हो तो आप निकल गए, इसको वो तुक्का बोलते हैं ना, या एक जो काम एक सक्सेस मिलती है। बट इफ यू डोंट नो, देन यू विल ऑलवेज ब्रेक द रूल। इस चीज को अगेन इस पॉइंट को समझने की कि जब आपको किसी चीज का नॉलेज नहीं है, यू ऑलवेज ब्रेक द रूल, एंड देन फिर क्या होगा, आपको फाइन पे करना पड़ेगा। अब कैसे याद रहेगा कि मैंने रेड लाइट हो तो मैंने ब्रेक लगानी है। लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना, लाइफ इज द बेसिकली डिसीजन प्रोसेस। हर एक लम्हे आपका माइंड डिसाइड कर रहा है ये करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है। आपको पता है ये प्रोसेसर क्या करता है बेसिकली? 0-1 क्या स्टेट है? यस नो यस नो यस नो यस नो यस नो। 0-1 जो है, सिमिलरली आपका ब्रेन यही कर रहा है। अब इतने सारे 60,000 कहते हैं, 60,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं, तो उसके ऊपर क्या कर रहा है आपका माइंड? यस नो यस नो यस नो कर ही जा रहा है, और आपको पता ही नहीं है कि किस पे यस करना है, किस पे नो करना है। जिस पे नो करना है उस पे हम यस कर रहे हैं, जिस पे यस करना है उस पे हम नो कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड देन आई स्टार्ट फाइंडिंग कि कैसे मुझे उस लम्हे पे चीज वो याद रहेगी, कैसे मुझे पता चलेगा कि मैं इस टाइम मुझे विन विन सिचुएशन अप्लाई करनी है, जो कि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की एक आदत है, विन विन सिचुएशन। या सिमिलरली कोई भी ले लें, बिगिन विद द एंड इन माइंड, कि कैसे मैंने ये इंप्लीमेंट करना है जब मैं बैठा हूँगा। और जब मैंने इसके ऊपर गौर करना शुरू किया, देन आई रियलाइज कि हमें आज तक किसने सिखाया ही नहीं कि याद कैसे करते हैं। और फिर जब मैंने इस पर रिसर्च की कि याद कैसे किया जाता है, देन देयर आर लॉट ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स कि जिनकी मदद से चीज़ों को याद किया जा सकता है। और फिर उसके ऊपर मैंने अपनी सेकंड बुक लिखी, इम्प्रूव मेमोरी थ्रू साइंटिफिक टेक्निक्स। और ये चूंकि बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा आइडिया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमने सिर्फ चीज़ें सुनी हुई हैं, कभी इंप्लीमेंट नहीं किया। तो मैंने उसको इंप्लीमेंट किया बेसिकली। यानी कि ये ऐसे नहीं है कि वो कोई नई चीज़ में लेके आया, बट मैं उसको माइक्रो लेवल पे लेके आया। फिर मुझे समझ में आया कि इसकी तो सबसे ज़्यादा जरूरत हमारे स्टूडेंट्स को है। हम अभी बात करते हैं E=MC², तो सब जगह पढ़ाया जा रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि उसको वो इंप्लीमेंट कहाँ पे करना है। तो देन आई स्टार्ट डूइंग मेमोरी ट्रेनिंग, कि मैंने कहा बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं। और जब मैंने सिखाना शुरू किया, किसी को समझ नहीं आई, क्योंकि हमारे जहन में क्या है, मिसकंसेप्शन क्या है कि या तो बच्चा कुंज़ेन है या वो ज़हीन है। अगर एक बच्चा नहीं पढ़ पा रहा या उसके नंबर कम आ रहे हैं तो इसका मतलब वो कुंज़ेन है। जबकि अब जब मैं पूछता हूँ कि क्या क़यामत वाले दिन आप अल्लाह ताला से ये कह सकते हैं कि या अल्लाह मेरे दोस्त को ज़्यादा ज़हन दिया था, वो तो डॉक्टर इंजीनियर बन गया, मैं पीछे रह गया, कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबको एक जैसे ज़हन के साथ पैदा किया है। जब एक जैसे ज़हन के साथ पैदा किया है तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आई है कि हमें किसी ने सिखाया ही नहीं कि चीज़ें याद कैसे करते हैं। तो आज आपकी बेसिकली मेमोरी इंप्रूव करने के लिए आया हूँ कि कैसे आपको चीज़ें उस टाइम पे याद रहेंगी। एंड इट्स कॉल्ड ब्रेन ट्रेनिंग, कि हर एक की याददाश्त अल्लाह ताला ने दी बेस्ट दी हुई है। आप ट्रेन कितना करते हैं वो चीज़ डिफाइन करती है कि आपका आईक्यू लेवल कितना होगा। अक्सर सवाल ये था कि डिफरेंट बच्चों का आईक्यू लेवल डिफरेंट है। मैं कहता हूँ उसकी वजह ये नहीं कि अल्लाह ताला ने उनको इतना आईक्यू लेवल दिया है, उसकी वजह यह है कि उन्होंने यूटिलाइज ही उतना किया है अपने उस ब्रेन को। तो आज देखते हैं कि मेमोरी कैसे इंप्रूव होती है। तो बेसिकली एजुकेशन में 3 स्किल्स होती हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड रिमेंबरिंग। अब आपने थोड़ा सा एक्टिविटी हम बेस करेंगे कि आपने क्या करना, सोचना है कि आप स्कूल में बच्चे हैं और पहले दिन जब स्कूल में गए तो सबसे पहले आपको क्या सिखाया जाता है? रीडिंग। ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होता है, सी फॉर कैट होता है। देन आपने वर्ड्स पढ़े, सेंटेंसेस पढ़े, पूरे पैराग्राफ। आज हम सब एक्सपर्ट हैं कि हम किसी भी चीज़ को पढ़ सकते हैं। क्या ऐसा बच्चा जो पढ़ना ना जानता हो? सबको पढ़ना आता है। क्यों? क्योंकि सिखाया गया हमें कि पढ़ते कैसे हैं। उसके बाद पढ़ना आ गया तो सेकंड स्किल क्या है? राइटिंग। डॉटेड कॉपी दे दी जाती है, हम तख्तियाँ लिखते थे, ए लिखना है, बी लिखना है, 1 2 3 लिखा, देन वर्ड्स लिखे, सेंटेंसेस लिखे। आज हम सब एक्सपर्ट हैं, हमें कोई भी चीज़ दे दी जाए हम उसे लिख सकते हैं। और तीसरी चीज़ क्या है? रिमेंबरिंग, याद करना है अब उसे। तो सोचें कि याद कैसे करते हैं? किसने कोई तरीका बताया कि याद कैसे किया जाता है? और जब हम टीचर के पास गए, टीचर जी याद कैसे करना है, तो उन्होंने क्या कहा, इसको बार बार पढ़ो। आपकी रीडिंग स्किल के ऊपर फोकस किया गया कि इसे बार बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगी। हमने भी आंखें बंद बगैर सोचे समझे बगैर पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ते रहे, फिर भूल गए। फिर टीचर के पास गए, टीचर जी याद, पढ़ने से भी याद नहीं हो रहा, तो उन्होंने क्या कहा, एक्सीलेंट, लिख लिख के याद करो। मुझे याद है, पता नहीं एफएससी में कितने रजिस्टर भर दिए थे कि बोर्ड के पेपर देने और लिखना हमने, और अलमिया क्या हुआ, पेपर में जाके फिर भूल गए। और दूसरी चीज गलत बात क्या हुई कि हमारी स्किल को, अब ये स्किल थी जो सिखानी चाहिए थी कि याद कैसे करते हैं, इसको जहानत के साथ जोड़ दी।
बड़े सियाने थे, उन्होंने कहा रिमेंबरिंग का इसका टेस्ट लेते हैं। अगर वो टेस्ट इस चीज का लेते कि जो पढ़ाया है पेपर आएगा, जो पढ़ लेगा उसके पूरे नंबर होंगे, कितने नंबर आते हैं? पूरे नंबर आते हैं। या अगर पेपर आया जो लिखा है इसको जो एज इट इज लिख देगा उसके पूरे नंबर होते हैं, कितने नंबर आते हैं? पूरे आते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ऐसे तो सब बच्चे टॉप कर देंगे। तो एग्जाम उस चीज का लेना चाहिए जो नहीं सिखाया। तो एग्जाम लिया जाता है रिमेंबरिंग का, कि आपको याद कितना है, और फिर उसको जहानत के साथ जोड़ दिया कि जिसके ज्यादा नंबर हैं उतना ज्यादा ज़हीन है। अब मुझे सिखाया नहीं गया था कि याद कैसे करते हैं, मेरे नंबर कम आए और मेरे ऊपर टैग क्या लग गया कि तुम ज़हीन नहीं हो, तुम ज़हीन नहीं हो, तुम ज़हीन। और मैं सोचते 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 आज इस स्टेज तक पहुंच चुका हूँ कि जहाँ तक मेरे जहन में पक्का बैठा हो कि शायद मैं ज़हीन नहीं, शायद मैं ज़हीन नहीं। लेकिन अगर सिर्फ किसी भी चीज़ को याद करना जहानत है तो आप दुनिया के ज़हीन तरीन लोग बैठे हैं। बताऊँ कैसे? कितनी मूवीज़ याद हैं? बच्चे कहते हैं सर जितनी देखी हैं सारी याद है। कितने ड्रामाज याद हैं? कोविड में अर्तुगरुल गाजी देखा गया था, एक एक सीन याद है। क्या आज समझने की बात क्या है, क्या उसको रट्टा लगाया था हमने? क्या उसे लिखा हो किसी डायलॉग को कि ये मुझे याद रहे ताकि मैं जाके स्कूल में सुनाऊंगा? वो तुम देख रहे थे और वो याद हो रहा था। तो याद करना आपके दिमाग की, याद रखना आपके दिमाग की बुनियादी क्वालिटीज कह लें या बुनियादी फंक्शन है इसका कि उसने चीज़ों को याद रखना है। आप अपने घर से ट्रैवल करना शुरू करते हैं, कभी सोचा, कभी याद रखा है? कोई निशानी लगाई हो यहां से मुड़ना, आपको हर चीज याद रहती है। लेकिन अलमिया क्या है कि जो याद, इसका मतलब है कि जो याद करना चाह रहे हैं, किताब नहीं याद होती, सबक याद नहीं होता। क्यों नहीं होता? हाँ, क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया कि याद कैसे करना है। तो हमारा माइंड जिसको याद, और हम जब बैठते होते हैं हम चाह रहे होते हैं ये हमें याद हो जाए। कि फॉर एग्जाम्पल आप खुद भी रिलेट करेंगे, सुबह अगर पेपर है तो हमारे टीचर या पेरेंट्स को लगता है कि शायद हम पढ़ते नहीं थे, हम अपनी तरफ से भरपूर मेहनत करते थे, जो कुछ समझ में आता था रट्टा लगा के जाते थे, पेपर में फिर भूल जाते थे। तो रीजन क्या थी कि हमें सिखाया नहीं गया याद करना। याद कैसे करना है? क्यों? क्योंकि जिसको याद करना चाह रहे हैं वो याद नहीं हो रहा, और जिसको नहीं करना चाह रहे हैं मूवी, उसको हम कभी नहीं इस नियत से बैठे के याद करेंगे। जिसको नहीं याद करना चाह रहे वो ऑटोमेटिकली याद हो रही है। तो आज के इस सेशन के बाद आप अगर किसी भी किताब को पढ़ेंगे, मूवी की तरह देखेंगे और वो चीज याद हो जाए, आपको यकीन आएगा या नहीं आएगा? एक दफा देखे और वो चीज याद हो जाए, और ऐसी याद रहे कि जैसे 5 साल पहले मूवी देखी थी और आज भी याद है और हमेशा याद रहे। तो ये यकीन दिलाने के लिए आज आपको है। तो आज का हमारा अवेयरनेस सेशन है कि कैसे मेमोरी इंप्रूव होती है। और आपको पता है कि अच्छा, वैसे मेमोरी का टेस्ट क्यों लिया जाता है? कभी ये सोचा? ये भी बड़ा एक सवाल है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि मेमोरी का टेस्ट क्यों लिया जाता है, याद करने का टेस्ट क्यों लिया जाता है? कभी सोचा कि हाफिज का अल्लाह ताला ने रुतबा क्यों सबसे बड़ा रखा हुआ? क्योंकि उसको कुरान पाक याद है, याद है। बस अलमिया क्या हुआ कि हमने उसको एज इट इज याद कर लिया। लेकिन रुतबा इसलिए ज्यादा था कि जब उसे पता होगा कि मैंने ये मौके पे डिसीजन लेना, उसे वो चीज याद होगी कि मैंने क्या डिसीजन लेना है, उस कुरान पाक को वो इंप्लीमेंट करेगा। याद करना इसलिए जरूरी है ताकि आप इंप्लीमेंट कर सकें। सेम वही चीज कि आपको पता ही नहीं है कि सामने क्या हो रहा है, तो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? अब जो रोड मेथड है, ये रट्टा सिस्टम है जो हम करते हैं, इसका नुकसान क्या है कि हमें थोड़ी देर के लिए चीजें याद होती हैं, फिर हम भूल जाते हैं। 80% आपको भूल जाता है। जब आप पेपर के 2 घंटे के बाद आपको 80% डेटा भूला होता है, और रिसर्च है कि मोर देन 90% एक दिन के बाद आप भूल जाते हैं। तभी बच्चों के नंबर 1100 होते हैं और कुछ नहीं रहा होता। उसकी पीछे रीज़न ये नहीं है कि बच्चे कमज़ोर हैं, एजुकेशन सिस्टम ख़राब है। उसके पीछे रीज़न ये कि हमने सही टेक्निक्स इस्तेमाल नहीं की हुई। और आपकी ह्यूमन कैपेसिटी कितनी है चीज़ों को याद करने की? सोचा कभी कितनी चीज़ें, कितना डेटा आपको याद हो सकता है? कहते हैं कि 500 पेजेस की 6 करोड़ किताबें, 500 पेजेस की 6 करोड़ किताबें आप याद रख सकते हैं। इतना अल्लाह ताला ने आपको जहन दिया हुआ है, और हमसे एक आंसर याद नहीं हो रहा होता। सिर्फ उसकी वजह यह कि सिखाया नहीं है। तो एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। अच्छा, किसी बच्चे की राइटिंग प्यारी हो तो वो मेरा थोड़ी सी हेल्प करेगा मेरे साथ? किसको लगता है मेरी राइटिंग अच्छी है? वॉलंटियरली कुछ हमने वर्ड्स लिखने हैं यहाँ पे, ताकि हम प्रैक्टिस करेंगे, हम उनको याद कर सकें। वॉलंटियरली कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा? हाँ, आ जाए। कोई ऐसा इशू नहीं है, राइटिंग ना भी अच्छी हो हम सब पढ़ लेंगे। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि एक ना बेसिक मेमोरी टेस्ट लेते हैं कि कुछ चीज़ों को हम लिखते हैं, कुछ वर्ड्स लिखते हैं यहाँ पे, एंड देन देखते हैं, इसको बोलते हैं बेसिक मेमोरी, कि हमें बेसिक मेमोरी कितनी अच्छी है। और उसमें ऐसा करना है कि आप लोगों ने ना कोई भी चीज़ जो आपके जहन में आ रही हो, आपने उसका नाम बता देना है। मोस्टली क्या होता है कि मैं
ग्रॉसरी आइटम्स, जैसे घरों में हम एक लिस्ट बनाते हैं जब हमको क्या क्या चीज़ें लेके आनी है, वो लिस्ट बना सकते हैं, या इर्द गिर्द रूम में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उनकी लिस्ट बना सकते हैं, या फिर आपका कोई फेवरेट फूड हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो उसका आपने नाम बताना है। तो नंबर 1 पे क्या लिखे हम, वॉलंटियरली बताना है। कैमरा, ओके जी। नंबर 1 पे कैमरा, एक्सलेंट। नंबर 2 पे चाय या टी लिख दें, टी। 3 पे प्रोजेक्टर, एक्सलेंट। वाइट बोर्ड, एक्सलेंट। अब वॉलंटियरली हाथ खड़ा करना है। क्लास में हम क्यों नहीं बोलते हैं? सिचुएशनल माइंड है कि जब हम क्लास में जाते हैं ना, हमारा माइंड कहता है बस चुप करके बैठे रहना। क्यों? क्योंकि बचपन में हमने जब हिम्मत की थी सवाल करने की, तो टीचर ने डांट दिया था, या फिर क्लास वालों हंसने लगे थे, अच्छा तुमने भी सवाल पूछ लिया, उसके बाद से कभी हिम्मत ही नहीं की। तो इस सिचुएशन को तोड़ने के लिए तो वॉलंटियरली मैं को चाहूंगा कि आप में से कोई भी हाथ खड़ा करे, कोई भी रैंडम कोई भी चीज जहन में आ रही हो। एयर कंडीशन, एसी। 4 पे व्हाइट बोर्ड है, 5 पे एसी है, एसी, एयर कंडीशन। 6 पे, एक्सलेंट बेटा जी, चेयर। 6 पे चेयर है। 7 बुक, आपने पहला तो नहीं हुआ, ओके। 7 पे बुक है। 8 पे वॉलेट, 8 पे वॉलेट जी बेटा। सेल फोन। 9 पे सेल फोन या मोबाइल। सीलिंग फैन, ओके। 10 पे सीलिंग फैन, फैन, ठीक है जी। माइक्रोफोन, माइक, माइक बोल लेते हैं। 10 पे फैन है, 11 पे माइक है जी बेटा। लाइट्स, 12 पे लाइट्स हैं। 13 लैपटॉप। जी 14 कर्टन्स, एक्सीलेंट। एक लास्ट वर्ड और लिख लेते हैं, 15 की लिस्ट बना लेते हैं। पेन, एक्सीलेंट। पेन वाज मिसिंग। थैंक यू सो मच बेटा जी, अब बात करें। हाँ माशाल्लाह प्यारी है। थैंक यू सो मच, क्लैप करें कि इन्होंने हमारा साथ दिया। ओके, जब ये 15 वर्ड्स हैं, सिंपल वर्ड्स हैं, इन्हें याद करना है। पहला सवाल क्या लगता है कि पहला सवाल किस मेथड से हम इसे याद करेंगे? और हमें एक ही पता है, रीड एंड रिपीट मेथड या रोड मेथड बोलते हैं कि इस लिस्ट को बार बार पढ़ेंगे और हमें ये चीज़ याद हो जाएगी। दूसरा सवाल है कितनी जल्दी याद हो सकती है, कितना टाइम लगने वाला है इसको याद करने में? 10 मिनट, 5 मिनट, ठीक है, इतना टाइम लगने वाला है, तब ये चीज़ें। अच्छा, आप ऐसा करेंगे कि 2 मिनट में देखेंगे कि इसमें से कितनी चीज़ें हमें याद रहती हैं। अपना खुद का टेस्ट लेना है, एंड देन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बेहतर तरीके से याद किया जा सकता है। अगर आपको समझ तब आएगी जब आप खुद इसे प्रैक्टिस करेंगे। तो 2 मिनट में हम कोशिश करेंगे, देखेंगे इसमें से कितनी चीज़ें याद रहती हैं। अब पहले मैं रिपीट कर दूँ, नंबर 1 पे कैमरा है, नंबर 2 पे टी है, 3 पे प्रोजेक्टर है, 4 पे व्हाइट बोर्ड है, 5 पे एसी है, 6 पे चेयर है, 7 पे बुक है, 8 पे वॉलेट है, 9 के ऊपर सेल फोन है, 10 के ऊपर फैन है, 11 पे माइक है, 12 के ऊपर लाइट्स हैं, 13 के ऊपर लैपटॉप है, 14 पे कर्टन है, एंड 15 पे पेन है। तो क्विकली 2 मिनट में कोशिश करते हैं कि इसमें से हमें कितनी चीज़ें याद रहती हैं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। कोशिश जरूर करनी है, कोशिश नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगी। कि जब भी हम बोलते हैं कि टेस्ट होने वाला है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, दिमाग बंद हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एग्जाम फोबिया। कि हमें एग्जाम से इतना ज़्यादा डराया गया है कि जब भी हमें पता चलता है कि आपका टेस्ट होने वाला है, पब्लिक स्पीकिंग में सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि वो फियर होता है कि हम जज होने वाले हैं, हमारा टेस्ट होने वाला है, इसलिए डर लग रहा होता है। तो मेमोरी में क्या होता है कि जब एग्जाम फेयर हमारे जहनों में इतना ज़्यादा डाला गया एग्जाम के वाले से कि हमें आती हुई चीज़ भूल जाती है। ठीक है जी। तो अब ऐसा करते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे इसमें से कितनी चीज़ें याद हैं, एंड देन फिर देखते हैं कि आप लोग उसे कैसे बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं। ओके जी। तो नंबर 1 पे आपने कैमरा लिखवाया था, नंबर 2 पे टी था, नंबर 3 पे आपने प्रोजेक्टर लिखवाया था, नंबर 4 पे व्हाइट बोर्ड लिखवाया था, नंबर 5 पे एसी लिखवाया था, नंबर 6 पे चेयर्स लिखवाया था, नंबर 7 पे हमने बुक लिखा था, नंबर 8 पे वॉलेट लिखा था, नंबर 9 पे हमने सेलफोन लिखा था, नंबर 10 पे फैन लिखा था, नंबर 11 के ऊपर हमने माइक लिखा था, नंबर 12 के ऊपर लाइट्स लिखा था, नंबर 13 के ऊपर हमने लैपटॉप लिखा था, 14 पे कर्टन्स लिखे थे, और 15 पे पेन लिखवाया था आप लोगों ने। अब ये वो लिस्ट है जो आप लोगों ने लिखवाई थी, मैंने कोई याद करके नहीं आया था, सिर्फ आपके साथ एक दफा मैंने इसे पढ़ा और मुझे याद हो गई। क्या ऐसा हो कि ऐसे ही चीजें याद हो जाएं?
अच्छा सिर्फ, अच्छा 1 से लेकर 15 तक याद है, तो ऐसा करते हैं कि मैं आपको उल्टी लिस्ट सुनाने की कोशिश करता हूँ, मुझे इसमें से उल्टा कितना याद है। जैसे नंबर 15 पे पेन लिखा था, 14 पे कर्टन्स लिखे थे, 13 पे लैपटॉप लिखा था, नंबर 12 के ऊपर लाइट्स था, 11 के ऊपर माइक था, 10 के ऊपर फैन था, 9 पे सेलफोन था, 8 के ऊपर वॉलेट था, 7 पे बुक था, 6 के ऊपर चेयर था, 5 पे एसी था, 4 पे व्हाइट बोर्ड था, 3 के ऊपर प्रोजेक्टर था, नंबर 2 पे टी था, एंड नंबर 1 पे कैमरा था। कोई रट्टा नहीं लगाया, कोई स्ट्रेस नहीं ली, मुझे याद हो गया। इसलिए नहीं कि मैं ज़हीन हूं, इसलिए कि मुझे पता है कि मेरा ज़हन कैसे चीज़ों को याद रखता है। और मैं बच्चों से बोलता हूँ कि अगर हेडिंग्स ऐसे याद हो जाएं, पेपर में हम क्या बोल रहे होते हैं, हेडिंग बता दो, आगे खुद ही लिख लूंगा, किस किसने डायलॉग बोला हुआ है। तो मैं सिर्फ हेडिंग्स याद कर लो इस तरीके से, आगे खुद ही लिख लोगे सारा। अब आपके इंटरेस्ट के लिए सिर्फ कि अगर आप कोई भी नंबर बोलेंगे तो मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि उस नंबर के अगेंस्ट हमने कौन सा वर्ड लिखा था। कोई भी नंबर पूछें। नंबर 11 पे माइक था, नंबर 9 पे सेलफोन था, नंबर 4 पे व्हाइट बोर्ड था, नंबर 8 पे वॉलेट था, नंबर 7 पे बुक था, नंबर 13 पे लैपटॉप था। अच्छा सिर्फ यही नहीं कि नंबर, अगर आप कोई भी वर्ड बोलेंगे मैं ये भी बता सकता हूँ कि कौन से नंबर पे लिखा था। कोई भी वर्ड बोले हम। प्रोजेक्टर नंबर 3 पे था, पेन नंबर 15 पे था, फैन जो है वो फैन हमारा नंबर 10 पे था, कर्टन नंबर 14 पे थे, लैपटॉप हमारा नंबर 13 पे था, बुक जो है वो नंबर 7 पे था, वॉलेट नंबर 8 पे था। सीखना चाहेंगे कैसे किया मैंने ये जादू? तो अगले 10 मिनट बाद जैसे मुझे याद है ऐसी आपको चीज़ें याद होने वाली हैं। इतना आसान है, बट अलमिया क्या रहा कि हमें किसी ने सिखाया नहीं कि चीज़ें याद कैसे की जाती हैं। तो सीखने के लिए सबसे पहली चीज़, व्हाट इज़ मेमोरी? मेमोरी होती क्या है? हमने क्या सुना हुआ है कि किसी भी चीज़ को रिमेंबर कर लेना मेमोरी कहलाता है। किसी भी चीज़ को रिमेंबर करना मेमोरी कहलाता है। पेपर में क्या होता था, वो जगह भी याद आ रही होती है जहाँ बैठ के याद किया था, वो दोस्त भी याद आ रहे होते थे जिनके साथ बैठ के याद किया था। याद क्या नहीं आ रहा होता था? एक्सीलेंट, वो आंसर याद नहीं आ रहा होता था जो आंसर वहां पे लिखना था। और फिर याद कब आता था? एक्सीलेंट, जैसे टीचर पेपर खींचते थे फौरन उसका आंसर आ जाता था, या फिर जैसे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते थे फौरन उसका आंसर याद आ जाता था। तो वो क्या चीज आपको रिमेंबर थी या नहीं थी? रिमेंबर थी। प्रॉब्लम कहां पे आई? हम उसे रिकॉल नहीं कर पाए। तो जो साइकिल बनता है मेमोरी का, दैट इज रिमेंबर एंड रिकॉल। कि सिर्फ चीज को रिमेंबर नहीं करना, उसको रिकॉल भी करना है, ताकि उस टाइम पे जब हमें उस चीज की जरूरत है उस टाइम पे याद आ जाए। तो 80% जब मैंने इस पे काम किया तो 80% हमारे बच्चों की रिकॉल पावर वीक है। उनको चीजें याद होती हैं पर उस टाइम पे याद नहीं आती हैं। उन्हें वो आंसर भी याद होगा, वहां क्यों नहीं लिख पाए? क्योंकि रिकॉल नहीं कर पाए उसे। तो इसके लिए रिकॉल पावर एक्सरसाइज होती हैं, जो एक्सरसाइज करेंगे आपकी ये रिकॉल पावर इंप्रूव होगी। अब जो कि अब आपको समझ में आ गया कि मेमोरी सबकी सेम है, इससे जैसे ब्रेन ट्रेनिंग, कि ब्रेन को ट्रेन करना है। तो मैं चाहता हूं कि क्विकली हम इसको ट्रेन करें। पहले हम रिकॉल पावर एक्सरसाइज करते हैं। जब मैं रिकॉल की बात करता हूं तो रिकॉल का मतलब है कि रिवर्स रिकॉल करना है आपने। नॉर्मली जब मैं रिकॉल की बात करता हूं, बच्चे कहते हैं हम बार बार पढ़ते तो हैं कि एक चीज याद कर ली, फॉर एग्जाम्पल 10 हेडिंग याद कर ली, उसे बार बार दोहरा रहे होते हैं। बार बार पढ़ना इज रिमेंबरिंग। रिवर्स रिकॉल कब होगा? जब आप उसे उल्टा रिकॉल करेंगे। लाइक जैसे 1 से लेकर 15 तक मैंने आपको ये लिस्ट सुनाई, पहले मैंने इसे रिमेंबर किया। जब मैंने 15 से 1 तक सुनाई तो वो मैंने उसे अपने लिए रिकॉल किया। अब आप मुझसे किसी भी कोई भी नंबर पूछें, मैं आपको बता सकता हूं उसके अगेंस्ट वर्ड क्या लिखा हुआ। कोई भी वर्ड पूछें, मैं आपको बता सकता हूं ये कौन से नंबर पे लिखा हुआ। तो रिवर्स रिकॉलिंग जरूरी है। फॉर एग्जांपल आपने 10 हेडिंग याद कर ली, फिर आंखें बंद करके सोचेंगे कि 10वें नंबर पे कौन सी हेडिंग थी, फिर 9वें पे, 8वें पे, 7वें पे, 6वें पे, 5वें पे, 4थे पे, तीसरे पे, दूसरे पे, पहले पे। दैट इज कॉल्ड रिवर्स रिकॉलिंग। आपने कोई लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लिया है, उसको एंड से ऐसे नहीं कि एक लाइन आपने दोहरानी है। कॉन्सेप्ट देखें कि लास्ट पैराग्राफ में क्या बात हुई थी, उससे ऊपर क्या हुई थी, उससे ऊपर क्या हुई थी, उससे। इससे करने से क्या होगा कि आपको कभी पेपर में नहीं भूलेगा कि मुझे याद नहीं आ रहा क्या चीज थी। और जो बच्चों को जो एक्सरसाइज हम करवाते हैं कि रात को सोने से पहले आपने अपने फुल डे को रिवाइज करना है। पहले ये हमारे ज़माने में एक्सरसाइज की जाती थी, कहा जाता था सोचो आज सारा दिन तुमने क्या किया। तो अब आपने एक हफ्ता ये प्रैक्टिस करनी है कि रात को सोने से पहले 10 मिनट से अपने फुल डे को सीक्वेंस वाइज रिवाइज करना है, कि सुबह उठने से लेके रात को सोने तक जो भी आपने काम किए हैं उनको फुल डे में आपने उसको ना रिवाइज करना है। दूसरा जो बचपन में हमसे करवाया जाता था, रिवर्स काउंटिंग, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये किस लिए होती थी? ताकि आपकी रिकॉल पावर इंप्रूव हो। अब हम क्या करेंगे, मिलके जरा 20 से लेकर 1 तक रिकॉल करते हैं। 20, 19, 13, एक्सलेंट। ये आपने मेरे साथ करते रहना है, क्योंकि मैं आपके ना ब्रेन ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तभी ये चीजें आपको ना याद होने वाली हैं। ओके जी, आसान काम था 20 से लेकर 1 तक। थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं, सिर्फ इवन नंबर्स को रिकॉल करना है। 20, 18, 16।
16। एक्सीलेंट। ओके जी, अब ऑड नंबर्स को रिकॉल करते हैं। 19 रिवर्स। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो ये भी आसान काम था। अब आपने क्या करना, फ्री टाइम में 50 से लेके 1 तक करें, देन इवन नंबर्स को करें, 100 से लेके 1 तक करें। तो जितना रिवर्स काउंटिंग करते रहेंगे आपकी रिकॉल पावर इंप्रूव होती रहेगी। अब ऐसा करते हैं, अल्फाबेट्स को रिकॉल करते हैं। ओके जी, Z Y W X। ओके, स्टार्ट करते हैं। Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A। अब ये आपकी होम असाइनमेंट है कि घर जाके आपने, क्योंकि जितना ब्रेन को चैलेंज देंगे उतना वो तेज होगा। ब्रेन ट्रेनिंग है, इट्स जस्ट लाइक ए मसल, कि जितना आप उसके ऊपर काम करेंगे उतना ट्रेन होगा। अब मुझे अगर रिवर्स काउंटिंग रिवर्स अल्फाबेट्स आते हैं तो मैंने ट्रेन किया हुआ ब्रेन को ना, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई जादू कर दिया। तो सिर्फ आप खुद भी ट्रेन करेंगे, लेकिन करना है, होम असाइनमेंट है कि इसको करना है लाजमी। तो पहला स्टेप हमने सीखा कि सिर्फ चीजों को रिमेंबर नहीं करना है, उनको रिकॉल भी करना है। और रिकॉल करने का मतलब उनको रिवर्स रिकॉल करना है। कोई भी चीज जब पढ़ ली तो उसको रिवर्स जरूर रिकॉल करना है। लाइक आप एक बुक पढ़ते हैं तो रिवर्स रिकॉलिंग का मतलब क्या, पहले आप उसके पॉइंट सोचेंगे मैंने क्या क्या सीखा है, एंड देन उसमें सोचेंगे, एंड से शुरू करें और 1 तक आ जाएंगे मैंने उसमें कौन कौन से पॉइंट सीखे हैं। सेकंड थिंग, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ आवर ब्रेन, ऑफ आवर माइंड। लैंग्वेज क्या है हमारे ब्रेन की, हमारे माइंड की, या वो कैसे चीजों को स्टोर करता है। क्या लगता है कैसे चीजें स्टोर होती है हमारे जहन में? आंसर क्या है, इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। हर एक चीज जो आपके माइंड में स्टोर होती है वो तस्वीर की सूरत में स्टोर होती है, तब इसको विजुअल मेमोरी बोलते हैं। जैसे मैं बोलूंगा एप्पल, क्या जहन में आया? सेब की तस्वीर आई। मैं बोलूंगा मैंगो, पिज्जा, कार, मोबाइल, तस्वीरें आ रही। अम्मी, तस्वीर, सबकी तस्वीर, अपनी अम्मी की तस्वीर आई। तस्वीरें डिफरेंट होंगी लेकिन तस्वीरें आएंगी। किसी के जहन में APPL नहीं आया होगा, MANGO नहीं आया होगा, तस्वीर आ रही थी। अब जब मैंने आपसे कहा इस लिस्ट को याद करें, आपका फोकस किस चीज पे था? वर्ड्स पे था, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया कि लफ्जों को याद करना है। हम बचपन से लफ्जों को याद करते रहे। इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट, कि हमारे माइंड को नहीं पता APPLE क्या है जब तक कि उसकी तस्वीर नहीं बनेगी। अब मुझे क्यों याद होगी? क्योंकि मुझे पता था मेरा जहन तस्वीरों को स्टोर करता है। मैंने हर एक चीज की जो तस्वीर आ रही थी उसको होल्ड करता रहा, तो मुझे याद हो गया। आप स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि आपने तस्वीरों को होल्ड नहीं किया, आपने अल्फाबेट्स को, आपका वर्ड्स पे के ऊपर फोकस था। तो कभी भी आज के बाद से किसी भी वर्ड के ऊपर फोकस नहीं करना, उसकी इमेज पे फोकस करना है। देयर आर लॉट मल्टीपल इमेजेस, और जिनकी नहीं है उनकी बनाई जा सकती हैं। आपको कोई भी चीज याद है वो इसलिए याद है कि उसकी इमेज है। न्यूटन का कानून भी अगर आपको याद है तो उसकी कोई तस्वीर आपके जहन में इमेजिनरी बनी होगी, लेकिन बनी हुई है तभी वो आपको याद है। और जो चीज नहीं याद है इसका मतलब उसकी वो तस्वीर नहीं बनी थी। तो सेकंड स्टेप इज लैंग्वेज, कि वो आपकी पिक्चर्स होनी चाहिए। थर्ड इज इनपुट डेटा, कैसे इंफॉर्मेशन हमारे जहन तक पहुंचती है और कैसे हम चीजों को याद करते हैं। क्या लगता है? थ्रू 5 सेंसेस। इसका आंसर थ्रू 5 सेंसेस। हम चीजों को देख के याद करते हैं, सुन के याद करते हैं, टच करते हैं तो किसी चीज का पता चलता है, टेस्ट करते हैं तो चीज याद आती है, स्मेल करते हैं तो चीज का पता चलता है। अब साइंस क्या कहती है कि जितनी ज्यादा सेंसेस आपकी इन्वॉल्व होंगी उतनी देर तक और उतनी जल्दी इंफॉर्मेशन याद रहेगी। मूवी या ड्रामा क्यों याद हो जाता है? हम देख भी रहे होते हैं, हम सुन भी रहे होते हैं और महसूस भी कर रहे होते हैं। इंटरवल तक लगता है कि मूवी का हीरो मैं ही हूं। वो जानबूझ के ऐसा बनाते हैं ताकि आपको चीज याद रहे। इमोशनल सीन आता है, हम रोने लग जाते हैं, जबकि हमें पता है मूवी चल रही है। स्केरी सीन आता है, हम डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हम फुली इन्वॉल्व होते हैं। और पढ़ते हुए कितनी सेंसेस यूज करते हैं? एक, और वो भी किताब सामने होती है और दिमाग ख्यालों में होता है। तभी आपने पेरेंट्स से या बड़ों से सुना होगा, ऊंची आवाज में याद करो। टीचर्स बोलते होंगे ऊंची आवाज में याद करो, बोल बोल के चीजें याद करो। इसके पीछे लॉजिक क्या है, साइंटिफिक रीजन क्या है, कि जब आप बोल भी रहे होते हैं और देख भी रहे होते हैं, आप अपनी 2 सेंसेस यूज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको 30% डेटा ज्यादा याद रहता है एज कंपेयर टू कि आप सिर्फ देख के चीज को पढ़ रहे हैं। तो आपने कोशिश करने के मैक्सिमम सेंसेस यूज करनी है। अभी एक्सरसाइज में आपको पता चलेगा कि कैसे मैक्सिमम सेंसेस यूज करते हैं किसी भी चीज को मेमोराइज करने के लिए। और लास्ट पॉइंट है लिंक मेमोरी सिस्टम, कि हमारा जो मेमोरी सिस्टम है दैट इज अ लिंक मेमोरी सिस्टम। हर एक चीज दूसरी चीज के साथ जुड़ी हुई है। जो हम बच्चे को कहते हैं ना कि तुम निकम्मे हो, तुम्हारा जहन तेज नहीं है, इसका मतलब है उससे वो लिंक ब्रेक हो गया। अगर कोई चीज यहां से आपको भूलेगी तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि आप कमजोर हैं, आप ज़हीन नहीं है।
इसका मतलब सिर्फ ये होगा कि आपका वो लिंक सही क्रिएट नहीं हुआ, और जैसे ही वो आप लिंक सही क्रिएट कर लेंगे आपको वो चीज याद हो जाएगी। अब उस लिंक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 5 फैक्टर्स हैं, उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसी एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं कि 5 फैक्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला है कलरफुल, कि आपने जब भी चीजों को सोचना है कलरफुल सोचना है। तभी आजकल ये सारी बुक्स जो हैं वो कलरफुल आ रही हैं, हमारे ज़माने में ब्लैक एंड वाइट होती थी, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि जितनी बच्चे कलरफुल चीज़ें देखेंगे उतनी देर तक उन्हें चीज़ वो याद रहेगी, एंड देन अट्रैक्शन उनकी बनी रहेगी। दूसरी चीज़ है मूविंग, कि जब भी चीज़ को अपने याद करना, क्योंकि हमेशा आज के बाद से समझ लें कि चीज़ को समझना, किसी भी सवाल का कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ये एक अलग चीज़ है, और उसको मेमोराइज करना, किताब पढ़ ली सारी समझ आ गई, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो याद कैसे रहेगी। रिमेंबरिंग इज अ क्रिएटिव प्रोसेस, कि जब तक आप क्रिएटिव नहीं होंगे आप चीज़ को याद नहीं रख सकते हैं। क्योंकि इसके पीछे जो साइंस है, आपने राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन का सुना होगा। राइट ब्रेन क्या होता है, हमारा क्रिएटिव ब्रेन होता है, और लेफ्ट ब्रेन हमारा लॉजिकल ब्रेन होता है। अब ये क्रिएटिव ब्रेन क्या कहता है, क्रिएटिविटी से चीज़ें करता है, और 80% मेमोरी आपकी राइट ब्रेन होल्ड करता है, और 20% मेमोरी आपके लेफ्ट ब्रेन होल्ड करता है। अब ये मैंने लेफ्ट ब्रेन से याद नहीं किया इस लिस्ट को, इसको मैंने अपने राइट ब्रेन से याद किया, क्रिएटिविटी से याद किया है, तभी तो ये याद हो गई है। लेफ्ट ब्रेन से रट्टा लगाता रहता तो कभी भी याद नहीं होनी थी। लेकिन अलमिया क्या है हमारा, कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चे की क्रिएटिविटी को जीरो कर देता है। हम बच्चे को क्रिएटिव होने ही नहीं देते हैं, हमारा सारा फोकस उसके लेफ्ट ब्रेन पे होता है, और जो 80% जिस पार्ट ने स्टोर करना था मेमोरी को, वो तो हमने जीरो कर दिया। अब हम चाह रहे हैं कि 20% से वो 100% रिजल्ट दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए एक टेक्निक्स है राइट ब्रेन एक्टिवेशन एक्सरसाइजेस, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने करनी है। अभी ये सिर्फ हमारा यूँ समझे कि इंट्रोडक्टरी सेशन है या अवेयरनेस सेशन है, कि जिसमें आपको सिर्फ यकीन दिलाना है कि चीज़ें याद हो सकती हैं, आप ज़हीन इंसान हैं, सिर्फ आपने समझना है कि अगर हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम बेहतर हो सकते हैं। तो सेकंड थिंग इज मूविंग, दूसरी चीज़ है चलती हुई, कि जब भी आपने किसी भी चीज़ को सोचना है उसको चलते हुए सोचना है। इसको बोलते हैं गिविंग लाइफ टू द इन्फॉर्मेशन, कि जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को लाइफ दे देते हैं तो वो हमेशा के लिए आपके जहन में जिंदा हो जाती है। तीसरा है साइज, बहुत बड़ा साइज माइंड को याद रहता है, या बहुत छोटा साइज माइंड को याद रहता है, नॉर्मल साइज माइंड भूल जाता है। चौथा जो फैक्टर है दैट इज यूनिक, जितनी यूनिक इमेजिनेशन होगी आपकी, जितनी यूनिक विजुअलाइजेशन होगी, उतनी देर तक इंफॉर्मेशन याद रहेगी, और नॉर्मल भूल जाएगा। जैसे आपने अक्सर मूवीज में देखा है कि सनी देओल मुक्का मारता जमीन फट जाती है, या हीरो विलन को मुक्का मारता है, विलन उड़ता हुआ जा रहा होता है। अब रियल लाइफ में बंदा उड़ सकता है? नहीं। वो जानबूझ के आपको यूनिक चीजें दिखाते हैं ताकि वो चीज़ आपको याद रहे, क्योंकि पूरा मूवी बनाने के पीछे माइंडसेट होता है कि कैसे लोग बैठे होते हैं कि कैसे मूवी बनी है। एंड लास्ट फैक्टर इज आई फैक्टर। आई का मतलब मैं, आपके माइंड के लिए आप ज़हीन तरीन इंसान हैं, तो आप जो चीज़ इंफॉर्मेशन आपके साथ जुड़ी हुई होगी वो आपको याद रहेगी, और जो आपके साथ जुड़ी हुई नहीं होगी वो आप भूल जाएंगे। क्लियर हो गया? कि इसकी एग्जांपल ऐसे हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप मरी ट्रिप लगा के आए तो आपको सारी जिंदगी याद रहेगा मैंने मरी में क्या क्या चीज़ें देखी थी। लेकिन अगर आप अपने दोस्त को सुनाएं कि मैंने मरी में ये चीज़ देखी, ये देखा, जो पूरी डिटेल उसे बता दें, अगले दिन उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन उसके साथ नहीं जुड़ी हुई। तो कोशिश करनी है हमने इन्फॉर्मेशन को अपने साथ जोड़ना है, क्योंकि आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो हमेशा आपको याद रहेगी। तो अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज की तरफ। तो अब इस जो टेक्निक है जो हम यूज़ करते हैं, इसको बेसिकली बोलते हैं बिल्डिंग या क्रिएटिंग न्यूरो पाथवेज, कि हम अपने न्यूरो पाथवेज बिल्ड करने हैं। अगेन दिस इज अ स्किल। स्किल का मतलब क्या होता है कि एक दफ़ा फॉर एग्जांपल ड्राइविंग, गाड़ी चलानी है सबको, गाड़ी चलानी या बाइक जो बच्चे चलाते हो, पहली दफ़ा जब हम करते हैं तो हम सीखते हैं, फिर हम एक्सपर्ट होते रहते हैं, और आज हम इतने एक्सपर्ट हैं कि फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, म्यूजिक सुन रहे होते हैं, बिल्कुल सही घर पहुंच जाते हैं। सिमिलरली स्किल जब आप एक दफ़ा सीख लेंगे, आपको ये सारे प्रोसेस दोबारा नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपके सामने कोई प्रोसेस नहीं किया था, मैंने सिर्फ एक दफ़ा लिस्ट को सुना और वो लिस्ट मुझे याद हो गई। सिमिलरली आप जब इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे बार बार, देन आपके लिए वो चीज़ याद करना, आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा कि मैंने इसको कैसे करना है। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, हर दो के दरमियान लिंक क्रिएट करते हैं और वो लिस्ट ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। अगेन इसके लिए हम राइट ब्रेन यूज़ करेंगे, और अभी मैं चूंकि आपकी हेल्प करूंगा इस राइट ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए, मैं बोलता रहूँगा, सिर्फ आपने वो 5 फैक्टर्स अप्लाई करना है। कि जैसे मैं कैमरा बोलूँगा तो कैमरे की एक बड़ी सी इमेज आपके जहन में आनी चाहिए, एंड देन मूविंग, कि आप तस्वीर खींच रहे हैं फॉर एग्जांपल कैमरे से, एंड देन साइज जैसे बहुत बड़ा है, यूनिक इमेजिनेशन में करता रहूँगा। तो सिर्फ आपने सुनते रहना है और हम देखते हैं कि इसमें से हमें कितनी चीज़ें याद होती हैं। ओके, जिसके साथ साथ हम रिमूव करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 कैमरा, एक खूबसूरत सा कैमरा आपके हाथ में है, बड़ा सा यूनिक सा कैमरा। आजकल यूट्यूब का दौर है, हर बंदा कैमरे के पीछे भाग रहा है, तो आपको एक यूनिक सा कैमरा मिला जो आपके हाथ में है, और आप सोच रहे हैं कि ये कैमरा कितना खूबसूरत है। तो आपने सोचा उस कैमरे से ना चाय की तस्वीर बन, खूबसूरत सा कप आपके सामने पड़ा हुआ है जिसके अंदर चाय है। तो आपने चाय की, अब कोई भी चीज़ याद नहीं करनी, जस्ट आप टू लिसन, और सिर्फ आपने विजुअलाइजेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। तो आपने उस चाय की तस्वीर खींची,
और जैसे चाय की तस्वीर खींची, इतनी प्यारी तस्वीर बनी थी कि आपका दिल के इसको प्रोजेक्टर के ऊपर होना चाहिए, तो आपने इसको इंसर्ट किया उस अपने पिक्चर को प्रोजेक्टर के अंदर, और आपको बड़ी सी वो प्रोजेक्टर के ऊपर दिखाई दे रही है। और वो प्रोजेक्टर कहाँ लगा हुआ था? एक्सीलेंट, वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर लगा हुआ था। अब जैसे आपने लगाया तो आपने कहा कि अब जिस रूम में बैठे हुए हैं वहाँ पे थोड़ी गर्मी हो रही है, तो आपने कहा हमें फ़ौरन से उस व्हाइट बोर्ड के साथ एसी को ऑन करना चाहिए। आपने एसी को ऑन किया और चेयर रखी और सामने देखना शुरू कर दिया। एक्सीलेंट। और जैसे बैठे हुए थे तो आपने कहा फारिग बैठने से बेहतर है कि मुझे कोई ना कोई बुक पढ़नी चाहिए। तो चेयर पे बैठे और आपने अपनी फेवरेट बुक उठाई। अब कोई भी जो फेवरेट बुक होगी वो आपने विजुलाइज करनी है, वो आपने उठाई और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। अब जैसे आपने पढ़ना शुरू किया तो आपने सोचा कि कुछ पॉइंट्स नोट करने चाहिए। उनके लिए आपने अपना वॉलेट निकाला और उसमें से सर्च करने लगे कि पेपर पढ़ा या नहीं पढ़ा हुआ। तो वॉलेट देखा तो पेपर तो मिला नहीं, तो आपने कहा सोचा कि मोबाइल पे जो नोट्स हैं वो हमें मोबाइल पे बनाने चाहिए। और जैसे आपने मोबाइल सामने रखा तो आपने देखा कि अब इसको हमने फ़ैन के साथ कनेक्ट करना है कि जैसे आपने अब आपने जितनी यूनिक इमेजिनेशन, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि आप मुझे हेल्प आउट करें कि जितनी यूनिक इमेजिनेशन होगी। जैसे आपने मोबाइल उठाया निकाला तो फ़ौरन से लाइट चलेगी, फॉर एग्जांपल लाइट चलेगी, तो आपने सोचा कि हमें गर्मी लग रही है तो हमें फ़ैन ऑन करना चाहिए क्योंकि फ़ैन हमारा सोलर सिस्टम पे जा रहा है। तो आपने वो फ़ैन ऑन कर लिया। तो मुझे बताएंगे नंबर 1 पे क्या था? कैमरा के बाद, टी के बाद, प्रोजेक्टर के बाद, व्हाइट बोर्ड के बाद, एसी के बाद, चेयर के बाद, बुक के बाद, वॉलेट के बाद, सेलफोन के बाद, फैन। एक्सलेंट। कितने ज़हीन बच्चे क्लैप करें अपने लिए, आपको 10 चीजें याद होगी। ओके जी, जैसे ही फैन ऑन किया तो फौरन से आपको समझ में आया कि वो फैन नहीं था, वो बेसिकली एक माइक का बटन था। तो फौरन से माइक का बटन ऑन हो गया और आपकी आवाज़ जो है वो गूंजने लगी। तो आपने फौरन से सोचा नहीं इसको बंद करते हैं, और देन सेकंड आपने बटन दबाया तो उससे क्या हुआ? लाइट्स ऑन हो गई। एक्सलेंट। अब आपको समझ, देखिए कितना क्रिएटिव प्रोसेस है। अब जैसे वो लाइट सारी ऑन हो गई तो आपने कहा कि इतनी सारी लाइट्स ऑन हो गई हैं, तो वो जो प्रोजेक्टर आपके लैपटॉप पे चल रहा था वो बेसिकली उसकी लाइट डिम हो गई। तो आपने सोचा कि अब इसको लाइट्स को ऑफ करते हैं ताकि हमारा लैपटॉप की स्क्रीन जो है वो बेहतर दिखाई देनी चाहिए। आपने सारी लाइट्स ऑफ की लेकिन फिर भी खिड़की से रोशनी आ रही थी। तो आपने सोचा कि कर्टन्स आगे करते हैं ताकि सारा कुछ जो है वो हमें सही दिखाई देना चाहिए। और जैसे आपने कर्टन ऑन किया, कर्टन को ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, तो बिल्कुल अंधेरा हो गया। अब जो चीज़ पेन से आप लिखना चाह रहे थे वो आप नहीं लिख पा रहे थे, तो आपने सोचा वापस से सारी चीज़ें ऑन करते हैं और अपने लिए क्लैप करें कि आपको ये 15 की 15 चीज़ें याद हो गई। चलिए दोबारा रिपीट करेंगे। नंबर 1 पे क्या था? कैमरा के बाद, टी के बाद, प्रोजेक्टर के बाद, व्हाइट बोर्ड के बाद, एसी के बाद, चेयर के बाद, बुक के बाद, वॉलेट के बाद, सेलफोन के बाद, फैन, फैन के बाद, माइक, माइक के बाद, लाइट्स के बाद, लैपटॉप के बाद, कर्टन्स के बाद। क्लैप करें, कितने ज़हीन बच्चे हैं माशाल्लाह। किसी भी चीज़ को रट्टा नहीं लगाया। चलिए जी, हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया कि हम रिमेंबर कर चुके हैं। अब हम इसको रिवर्स रिकॉल करेंगे। स्टार्ट करते हैं पेन से। पेन से पहले, कर्टन से पहले, लैपटॉप से पहले, लाइट से पहले, माइक से पहले, फैन से पहले, सेलफोन से पहले, वॉलेट से पहले, बुक से पहले, चेयर से पहले, एसी से पहले, व्हाइट बोर्ड से पहले, प्रोजेक्टर से पहले, टी से पहले, कैमरा। क्लैप करें, कितने ज़हीन बच्चे। उल्टी भी लिस्ट याद है, कोई रट्टा नहीं लगाया। इट्स जस्ट अ क्रिएटिव प्रोसेस। और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि अगले 24 घंटे में या सिर्फ रात को सोने से पहले आपने कैमरे से लेके पेन तक लिस्ट को सिर्फ रिवाइज करना है, विजुअली रिवाइज करना है, क्योंकि अब आपके पास लिखी हुई कहीं पे भी नहीं है। तो अगले 7 दिन तक आपको याद रहेगी। और उसको चेक करने के लिए तीसरे चौथे दिन आप उसमें कहीं से बैठ के सोचे यार वो सर ने क्या लिस्ट लिखवाई थी, उसको रिवाइज कर लिया। ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। कभी भी जिंदगी में आपको कहीं भी आप बैठे होंगे आपको ये याद रहेगा कि कासिम अली शाह फाउंडेशन में हमने ये लिस्ट बनाई थी। इतना पावरफुल हमारे माइंड की मेमोरी है। अच्छा चलें, और अभी तो हमने हाँ टेस्ट लेना है आपका। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि चेयर के बाद क्या था? वो ये भी याद है आपको? ओके जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि माइक के बाद क्या था? लाइट्स। ये भी याद है आपको? और अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोजेक्टर से पहले क्या था? टी। एक्सीलेंट, ये भी याद है। कहीं से पूछा, आप खुद सोच रहे हैं कि आपको सारी चीजें याद हैं, लेकिन कोई रट्टा नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ क्रिएटिविटी से याद किया। तो दैट इज अवेयरनेस सेशन। देयर आर लॉट ऑफ मल्टीपल साइंटिफिक टेक्निक्स। तो मेरा अवेयरनेस सेशन का हमारा मकसद ये है कि मेमोरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको हमने निकली। इसको मैं बोलता हूँ मिसिंग लिंक इन एजुकेशन सिस्टम। मेमोरी इज द मिसिंग लिंक इन एजुकेशन सिस्टम, कि हम बच्चों को याद करना नहीं सिखाते हैं। और अगर ऐसे याद हो तो, एक टीचर्स ट्रेनिंग की थी मैंने काफ़ी पहले, तो उसमें लास्ट डे मेरा 5 डेज का चूंकि कोर्स है, तो लास्ट डे में वो टीचर रोने लगी कि काश सर ये चीज़ें हमें पहले पता होती तो आज हमारी लाइफ चेंज होती। तो मैंने कहा मैम अब हमने बच्चों की लाइफ चेंज करनी है। तो बेसिकली मेरा मकसद यह कि जिन चीज़ों की हमारे अंदर कमी रही वो आपके अंदर नहीं होनी चाहिए।
तो मेमोरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब आपको समझ में आ गया, तो सिर्फ आपने यूट्यूब भरा हुआ है, जस्ट गो देयर एंड टाइप हाउ टू इंप्रूव मेमोरी, व्हाट आर द साइंटिफिक टेक्निक्स। अब हर एक चीज को याद किया जा सकता है। अच्छा चलें, ये तो वो चीज होगी। अब एक ना मैजिक देखते हैं माइंड का। हाँ, एक मैजिक देखते हैं माइंड का। ये तो चले वो चीजें, इसको बोलते हैं बेसिक मेमोरी। ये बहुत जरूरी है। और जब जो बच्चे हमारे साथ ट्रेनिंग करते हैं, उनको 100 वर्ड्स हम ऐसे लिखवाते हैं और वो 100 याद कर लेते हैं। सोचें इनको इसी लिस्ट को मैं आगे बढ़ाता रहूं, आपको याद रहेगी या नहीं रहेगी? तो इसको बोलते हैं बेसिकली क्रिएटिंग न्यूरो पाथवेज, कि आपने अपने वो पाथवेज बिल्ड करने हैं, आपका ब्रेन ट्रेन होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब चलें जी, ये तो वो चीजें थी जिनकी ऑलरेडी इमेजेस मौजूद थी। अब कुछ एक ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसको मैं मैजिक बोलता हूँ, और आप खुद भी हैरान हो गए कि कितना जबरदस्त हमारे माइंड का मैजिक है। कि पंजाब की 9 डिवीजन अब 10 हो गई हैं। पता कौन कौन सी हैं? को हमने बहुत दफा याद की होंगी। आज मैं आपको बताता हूँ, और आज के बाद से आपको कभी भी पंजाब की ये डिवीजन नहीं भूलेंगी। सबसे पहले बहावलपुर, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, गुजरात जो कि अब ऐड हुआ है, गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोदा। ये जब मैं अपनी तैयार कर रहा था, स्पीच तैयार कर रहा था, तब मैंने जस्ट गूगल पे लिखा तो उसने मुझे ना ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में दे दी। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में आपको सुनाई है मैंने। अगेन रिपीट करूंगा, भावलपुर, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, गुजरात, गुजरांवाला, लाहौर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, साहिवाल, रावलपिंडी, साहिवाल और सरगोदा। ये 9 डिवीजन है। अब हमने इसको याद करना है। पहला तरीका जो अब तक हम याद करते रहे हैं, फिर ना रट्टा लगाना है। अब हम इस मेथड से याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने क्या याद करना है? इमेजेस, तस्वीरें याद करनी है। तो हम क्या करेंगे? हर एक चीज की इमेज को सर्च आउट करेंगे। तो मैं जैसे बोलता हूँ बहावलपुर, क्या जहन में आता है? नूर महल। अब ये चूंकि सर मुल्तान से हैं तो इनको फौरन से वो नूर महल याद आ गया। तो बाकी जो बच्चे जो दूर से हैं, क्या लगता है बहावलपुर क्या जहन में आता है? कॉमन सी मशहूर क्या है कि बहावलपुर एक रियासत थी। ठीक है, रियासत बहावलपुर है, तो हम जहन में एक रियासत का इमेज ले लेते हैं। ठीक है, एक रियासत। डेरा गाजी खान, फोर्ट मनरू, चूंकि करीब है इसलिए हम बोलते हैं, बट डेरा गाजी खान इज डिफरेंट। अब डीजी खान, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिनकी इमेज सामने नहीं आती है ना, उस केस में हम क्या करेंगे? वर्ड्स को ब्रेक करेंगे। जैसे डेरा गाजी खान। अब डेरा, डेरा क्या होता है? जहां पे लोग बैठे होते हैं। गाजी, गाजी कौन होते हैं? जो जंग जीत के वापस आते हैं। खान, कोई भी पठान की तस्वीर हमारे जेहन में आती है। तो अब हम जैसे वर्ड को ब्रेक किया तो हमारे पास मल्टीपल इमेजेस आ गई। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसमें से गाजी की इमेज को ले लेता हूँ कि डेरा गाजी खान के लिए मैंने गाजी की इमेज के लिए ले ली। फैसलाबाद, अब हम मशहूर चीजों की तरफ आते हैं। फैसलाबाद मशहूर क्या? घंटाघर, कपड़ा। मैनचेस्टर और पाकिस्तान बोलते हैं कपड़े की इंडस्ट्री की वजह से, तो कपड़े की इंडस्ट्री को हम ले लेते हैं फैसलाबाद के लिए। गुजरात, कटलरी, कटलरी के लिए, चिन्योट फर्नीचर के लिए, कटलरी के लिए जो है वो गुजरात मशहूर है। हाँ, वो वजीराबाद, फैन इंडस्ट्री, फैन इंडस्ट्री गुजरात की, एग्जैक्टली फैन इंडस्ट्री। गुजरांवाला, पहलवानों का शहर। और यूनिक चीज क्या है? चिड़े खाए जाते हैं वहां पे। वाहिद पाकिस्तान का शहर है जहाँ पे चिड़े खाए जाते हैं। हाँ, लस्सी बहुत पीती है क्योंकि खाने वाले लोग हैं। तो चिड़े खाने की यूनिक इमेज को, चिड़े खाने की इमेज को हम ले लेते हैं गुजरांवाला के लिए। लाहौर, मल्टीपल चीजें हैं, तो मशहूर क्या है? मीनारे पाकिस्तान ले लेते हैं। ठीक है, मीनारे पाकिस्तान ले लिया। मुल्तान, सोहन हलवा, आम या सोहन हलवा। सोहन हलवा ज्यादा मशहूर है, तो सोहन हलवे की इमेज को हम ले लेते हैं मुल्तान के लिए। रावलपिंडी, शेख रशीद। बिल्कुल, ऐसे केस में आप पर्सनालिटीज के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे गुजरात के केस में आप जो है वो चौधरी बरादर के साथ जोड़ सकते हैं। और इसी तरीके से रावलपिंडी के लिए कोई चीज समझ में रही, उसको पर्सनालिटी। अब कई दफा ऐसा होगा कि आपके वो किसी दोस्त के नाम के साथ उसका नाम मिल रहा होगा, तो आप उसको भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी ना, क्रिएटिव प्रोसेस है। तो वैसे कहते हैं पिंडी एक्सप्रेस, शुएब अख्तर, वो ले लेते हैं। शुएब अख्तर कोई इमेज को हमने ले लिया रावलपिंडी के लिए। साहिवाल, मशहूर चीज गाय, डेयरी प्रोडक्ट्स मशहूर हैं, तो साहिवाल की गाय जो मशहूर है। और सरगोदा, शाहीनों का शहर कहते हैं, माल्टा। किन्नू जो है वो सरगोदे का, दैट इज अ वर्ड फेमस। ठीक है, अब हमने क्या किया कि 10 वर्ड जो हमने याद करने थे, अब हमने 10 इमेजेस उसकी ले लिए। अब हमने सिर्फ इसी प्रोसेस को दोबारा करेंगे, हर इमेज को दूसरी इमेज के साथ जोड़ेंगे। और यहाँ पे हम स्टोरी लिंक मेथड भी यूज कर सकते हैं कि एक स्टोरी बना सकते हैं कि कैसे अपनी चीजों, बेसिक हमारा पर्पस क्या है, हमने लिंक क्रिएट करने हैं। तो फर्ज करते हैं अब आपने कोई चीज याद नहीं करनी, जस्ट मुझसे सुनना है कि आप एक रियासत के बादशाह हैं या आप एक रियासत की मलका हैं। जस्ट अज्यूम कि आपने वो कॉस्ट्यूम पहना हुआ है और लोग आपके सामने आए, यू आर सो मच हैप्पी। अब आपके सामने ना कुछ लोग खड़े हैं जो गाजी हैं, जो जंग जीत के वापस आए हैं, एंड वो आपके सामने खड़े हैं, यू आर सो मच एक्साइटेड। लेकिन साथ में थोड़े से परेशान भी हैं कि ये लोग वापस आ गए, इनके रोजगार का मसला है, क्या ऐसा किया जाए कि इनको रोजगार मिलना चाहिए। तो फौरन से आपके जहन में ख्याल आता है कपड़े की इंडस्ट्री लगाते हैं। आप कपड़े की इंडस्ट्री लगाते हैं और वो लोग वहाँ पे काम करना शुरू कर देते हैं, एंड आप देख के खुश हो रहे होते हैं कि सारे लोग काम कर रहे हैं।
एक दिन उनको छुट्टी होती है तो वो सोचते हैं पिकनिक मनाने जाएंगे, तो वो सीधा पहुंचते हैं गुजरात चौधरी बिरादरान साहब के पास कि चलें जी पिकनिक मनाने चलते हैं, और वहाँ से सीधा पहुंचते हैं चिड़े खाने के लिए। अब जैसे चिड़े उन्होंने खाए, चिड़े खाने के बाद नेक्स्ट पहुंचे वो मीनार पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान। और जैसे ही मैं मीनार पाकिस्तान के गेट एंटर किया तो सामने येलो कलर का स्टॉल लगा हुआ था, मुल्तानी सोहन हलवा, और मैं देख के खुश हो गया कि मेरे मुल्तान के स्वाद लाहौर में। फ़ौरन से बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं शोएब अख्तर को हलवा गिफ्ट करूँगा, कि मैं फ़ैन था उनका, तो मैंने वहाँ से हलवा लिया और शोएब अख्तर साहब को गिफ्ट कर दिया। अब हलवा पहुँचा शोएब अख्तर साहब के हाथ में, उन्होंने हलवा खाया, उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने उठा के अपनी गाय को फेंक दिया। अब गाय ने सोन हलवा खाया, तो क्या गाय सोन हलवा खा सकती है? नहीं, हमने खिलाना है क्योंकि हमने यूनिक बनाना है। अब जैसे ही गाय ने सोन हलवा खाया, उसका पेट खराब हुआ, डॉक्टर को बुलाया गया, उसने कैसे किन्नू खिलाए ये ठीक हो जाएगी, उसने किन्नू खाए वो ठीक होगी। क्लैप करें, आपको 10 की 10 डिवीजन याद होगी। बताएंगे नंबर 1 पे क्या था? बहावलपुर के बाद, डेरा गाजी खान के बाद, फैसलाबाद के बाद, गुजरात के बाद, गुजरांवाला के बाद, लाहौर के बाद, मुल्तान के बाद, रावलपिंडी के बाद, साहिवाल के बाद। सुगोदा क्लैप करें, आपको 10 की 10 डिवीजन याद है। अब मैजिक क्या है इसमें? मैजिक क्या है कि हमने ना बहावलपुर याद किया ना डीजीगंज याद किया, हम तो तस्वीरें याद कर रहे थे। हमने रियासत याद किया, हमने गाजी याद की, हमने इंडस्ट्री याद की। लेकिन जब मैंने पूछा नंबर 1 पे क्या है, किसी ने नहीं कहा कि नंबर 1 पे तो रियासत था। आपने क्या बोला? बहावलपुर था। कि इतना मैजिकल माइंड है कि जो चीज याद करना चाह रहे हैं वो नहीं भी याद करेंगे तो वही चीज याद आएगी जो याद करना चाह रहे हैं। कितना प्यारा ज़हन अल्लाह ताला ने दिया, क्योंकि सिर्फ इट्स अ क्रिएटिव प्रोसेस कि आपको समझ आ जाए कि चीजें याद कैसे करनी है। तो अगेन फर्स्ट स्टेप हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड स्टेप क्या है? इसको रिवर्स रिकॉल करना है। एक्सीलेंट, रिवर्स रिकॉल करेंगे तो सरगोदा, साहिवाल, रावलपिंडी, मुल्तान, लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, बहावलपुर। बस आज रात को आपने दोहराना है और उसके बाद अपने पोते पोतियों को बता रहे होंगे कि 10 डिवीजन मैं सुनाता हूँ, सारी जिंदगी नहीं आपको भूलेगा। अच्छा, अब देखें कितना इजी था इन सारे प्रोसेस को करना और इन सारी चीज़ों को, एंड दैट्स क्रिएटिविटी कि कोई भी हम रट्टा नहीं लगा रहे किसी भी चीज़ को ना। और देयर आर लॉट ऑफ मल्टीपल टेक्निक्स की जिनकी मदद से किसी भी काइंड ऑफ डेटा को याद किया जा सकता है। नॉर्मली ये हम हेडिंग्स के लिए याद करते हैं टेक्निक्स को, कि आपको अगेन मैंने बोला हेडिंग्स याद हो तो आप वो ना कुछ भी कर सकते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि साइंटिफिक टेक्निक्स ना सुनाने का हमारी लाइफ में, जो मैं बात कर रहा था ऑपरेटिंग सिस्टम की, और मैंने कहा था कि मैं बाद में आपको एग्जांपल दूंगा कि फर्ज करें अब आपने ना इसको कनेक्ट करना है कि इसका नुकसान क्या हुआ हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, या हमारा किताब खोलने को दिल क्यों नहीं करता। तो जब हम छोटे बच्चे थे तो और हमें कहा गया कि जी फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्लास में थे, नया नया बच्चे जब स्कूल आता है एक्साइटेड होता है, नए नए दोस्त, नया यूनिफॉर्म, सारा कुछ, बड़े हम एक्साइटमेंट में थे। अब जैसी क्लास में आए तो टीचर ने कहा जी कैलेंडर के स्पेलिंग याद करने हैं। अच्छा जी, हमने कहा जी कोई मसला नहीं टीचर जी, याद कैसे कर रहे हैं? उन्होंने कैलेंडर के स्पेलिंग बताया, CALDER। हमने कहा जी याद कैसे करने हैं? तो टीचर ने कहा इसे बार बार दोहराओ तो मैं याद हो जाएंगे। और मैंने भी पढ़ना शुरू, CLENDR 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 पढ़ता रहा, CLENDR, एक्साइटमेंट से लोग दोस्तों को भी देख रहा हूँ, और करते करते मुझे याद हो गया CALANDAR। कि मैंने कहा वहाँ पे भी ए है, पहले भी ए है, एंड में भी शायद दरमियान में भी है। बच्चा था, गलती हो गई। अब टीचर ने कहा किसको याद हो गया? सबसे पहले मैंने हाथ खड़ा किया। टीचर ने कहा सुनाओ आके। और मैं जैसे टीचर के सामने पहुंचा मैंने कहा CALANDAR। अगला रिएक्शन क्या था? ग्लश। अब जैसे थप्पड़ पड़ा तो मैं खुद भी हैरान हो गया कि गलती कहाँ पे, मैंने तो बिल्कुल ठीक याद किया था। और जैसे थप्पड़ पड़ा साथ में 2 बातें सुनने को मिली, और सर वाली बात, पूरी क्लास हंसी, और वो सारी मोटिवेशन, वो सारी एक्साइटमेंट जीरो हो गई। और मुझे टीचर ने कहा दफा हो जाओ, निकम्मे पढ़ते ही हो, 10 दफा बैठ के लिखो इसे बैठ के। अब मैं उन बोचल कदमों के पास साथ वापस सीट पे गया और मैंने जाके लिखना शुरू किया। टीचर बहुत बुरी हैं, इनको ना मेरे से कोई तकलीफ है, हमेशा मुझे डांटती रहती हैं। अल्लाह करे तबीयत खराब हो, टीचर ही ना बम फटे, स्कूल तबाह हो जाए। कितना अच्छा होता, जंगलों में रहते हुलाला करते, पता नहीं किसने पढ़ाई याद कर दी हमारी जिंदगी के हिसाब के। किस किस को ये ख्याल आया है? सबको ये ख्याल आया है। अब इन ख्यालात के साथ जब मैंने 10 दफा लिखा और टीचर ने कहा हाँ भाई याद हो गया कि नहीं हुआ, मैंने कहा जी याद हो गया। उनको सुनाओ आगे। तो मैं क्या सुनाऊंगा? CALA सुनाऊंगा या E सुनाऊंगा? A सुनाऊंगा, क्योंकि मेरा फोकस वहां पे नहीं था। अब जैसे ही मैंने A सुनाया, 2 थप्पड़ और पड़े और कहा गया 20 दफा घर से लिख के लाना है। और जब मैं 20 दफा लिखने के लिए बैठा, यही सोचता रहा पढ़ना मुश्किल है, मामा से कहता रहा मैंने स्कूल नहीं जाना, स्कूल अच्छा नहीं है, बच्चे अच्छे नहीं है, टीचर अच्छा नहीं है, मैंने स्कूल नहीं जाना, पढ़ना मुश्किल है, पढ़ना मुश्किल है, पढ़ना मुश्किल है, पढ़ना मुश्किल है। लेकिन जालिम वालिदैन फिर हमें अगले दिन स्कूल भेज देते थे।
अब वो सोचते सोचते पढ़ना मुश्किल है, पढ़ना मुश्किल है, पढ़ना मुश्किल है, पढ़ना मुश्किल है। आज मैं इस स्टेज तक पहुंच चुका हूँ कि मेरे ज़हन में पक्का बैठा हुआ है कि पढ़ना मुश्किल है। एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि हमारा किताब खोलने को दिल नहीं करता, कि ये वो सब कॉन्शियस में हमारी प्रोग्रामिंग हुई हुई, ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ है कि पढ़ना मुश्किल। हम जैसे वो सोचते हैं कि पढ़ना है तो फौरन से माइंड कहता है कि ये काम नहीं करना है। कितनी वो मार खाई हुई तुमने इस काम के पीछे, अभी भी तुम कहते हो कि पढ़ना है मैंने। अगर उन टीचर ने मुझसे ट्रेनिंग ली होती और उनको पता होता कि किसी भी चीज़ का साइज अगर बड़ा कर दिया जाए तो वो चीज़ याद हो जाती है, तो वो आइडेंटिफाई करते हैं कि गलती सिर्फ यहाँ पे हो रही है। इसको वो कहती बच्चे से कि बेटा इसको CL लिखो और E को ऐसे लिखो, CALE कैपिटल NDAR, इसको सिर्फ 3 दफ़ा लिखो। अब अगर वो टीचर को नहीं पता कि बच्चे को हैंडल कैसे करना है, उसने डांट भी दिया है तो कुछ बोल भी दिया, अगर वो बच्चा सोच भी रहा होगा कि टीचर अच्छी नहीं है, लिख कैसे रहा होगा, और जब वो सुनाएगा तो कैसे सुनाएगा, CAL, फौरन से उसे याद आ जाएगा कि ENDAR। तो उस बच्चे की लाइफ, हमारी लाइफ चेंज हो सकती थी कि अगर हमें सही मेमोरी टेक्निक सही टाइम पे पता चल जाती तो लाइफ चेंज हो सकती थी। और ये वोकैबुलरी के लिए टेक्निक यूज़ की जाती है कि कोई भी वर्ड जिसमें आपके अल्फ़ाबेट जंबल अप हो रहे हो, आपको समझ ना रहे हो E पहले आना है या I पहले आना है, सिर्फ उस वर्ड को लिखें और उसको जो भी वर्ड आपका जो है वो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, मुश्किल है, उसको जो है वो आपने इनलार्ज करना है और ये चीज़ आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। अब देखिए कितना आसान था, एक छोटी सी गलती की वजह से हमारी ज़िंदगी में ये सारा कुछ है। अगर वो मेमोरी टेक्निक सीख ली होती तो हमारे लिए ये आसान होता है। तो दैट इज़ अगेन अवेयरनेस सेशन की कैसे मेमोरी इंप्रूव होती है। और एक छोटी सी और आपको टेक्निक बताता हूँ, निमोनिक्स इसको बोलते हैं, निमोनिक्स इस टेक्निक का नाम है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट उठाते हैं और उससे एक वर्ड बना लेते हैं और वो चीज़ हमें याद हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सार्क कंट्रीज, सार्क ममालिक का नाम सुना होगा सबने, 8 ममालिक हैं। कौन कौन से हैं? बहुत दफ़ा याद भी किए होंगे, शायद मार भी खाई हो, सही याद नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद से आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल। अब इसमें मैंने क्या करना है कि हर एक वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट लेना। मालदीव से M ले लिया, बांग्लादेश से B ले लिया, भूटान से B लिया और S से श्रीलंका लिया, तो वर्ड क्या बना? MBBS। M से मालदीव, B से बांग्लादेश, B से भूटान, S से श्रीलंका। फिर पाकिस्तान का P लिया, अफगानिस्तान का A लिया, एंड देन इंडिया का I लिया और नेपाल का N लिया, तो ये वर्ड बन गया पेन। P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल, और पूरा वर्ड क्या बना? MBBS, पेन। अब सिर्फ अब आपने याद रखना है कि सार्क कंट्री से MBBS करना बहुत पेनफुल है। अब मेरे साथ रिपीट करेंगे, सार्क कंट्री से MBBS करना बहुत पेनफुल है। क्लैप करें, आपको 8 के 8 नाम याद हो गए। बताएंगे जी, पहला कौन सा था? मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल। सारी जिंदगी नहीं बोले, कोई भी सार्क कंट्री पूछेगा फौरन से ज़हन में वहां से MBBS करना बहुत पेनफुल था। तो अब देखें अब कितना आसान है। अब ये चूंकि सेकंड टेक्निक है, इसमें हमने कोई भी तस्वीरें नहीं ढूंढी, कुछ भी नहीं किया। वो आपका बेसिक है अपने न्यूरो पाथवेज बिल्ड करने ताकि आपको ब्रेन ट्रेन हो जाए किसी भी चीज़ को मेमोराइज करने के लिए। एंड देन इसके अलावा मल्टीपल टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम चीज़ों को ईजिली मेमोराइज कर पाते हैं। बट अगेन हम क्यों नहीं कर पाते? पहली चीज़ कि वो पढ़ना मुश्किल है, हमारे जहन में बैठा हुआ है, जो कि अनकॉन्शियसली बैठा हुआ है या सबकॉन्शियसली बैठा हुआ है। उसको चेंज करने का तरीका क्या है? मैं बच्चों से कहता हूँ कि इस सेशन के बाद आपके पेरेंट्स और टीचर कहेंगे किताब बंद कर दो, और आप कहेंगे कि नहीं अभी मैंने और पढ़ना है। चाहते हैं ऐसा हो जाए? कई बच्चे डर के कहते हैं नहीं सर ऐसा भी ना होगा, सारा टाइम किताबें लेके बैठे रहे। तो ये चूंकि वो फेयर है, तो इसका सिंपली तरीकाकार ये है कि जब भी आपने पढ़ने के लिए बैठना है, पहली चीज़ तो ये कि एक हम स्पेसिफिक जगह बनाए पढ़ने के लिए, क्योंकि आपका माइंड सिचुएशनल माइंड है। जब वो सिचुएशन में जाता है तो उसे समझ में आता है। जब आपने पढ़ने की स्पेस बनाई हुई होगी, स्पेशली अपने लिए भी, या काम करने की कोई भी स्पेस होती है, जो प्रोफेशनल लाइफ में जाने वाले हैं, कहीं भी आपने काम करना हो तो उसकी हमेशा स्पेस होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप पे कोई भी आपने ग्राफिक डिजाइनिंग या कुछ भी काम करना है तो आपके वो स्पेस होता है कि जब आप उस जगह पे पहुंचे फिर आपका माइंड ना और ख्यालात की तरफ नहीं जाएगा, वहीं उसके फोकस वहीं रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि पढ़ने से पहले आपने एक तस्बीह पकड़ लेनी है और 100 दफ़ा एक तस्बीह करनी है। और वो तस्बीह क्या है? पढ़ना आसान है, 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 पढ़ना। अब ये कहना आसान है, जैसे आप बोलेंगे पढ़ना आसान है, अंदर से क्या आवाज़ आएगी? नहीं है। आप बोलेंगे पढ़ना आसान है, अंदर से आवाज़ आएगी? नहीं। आप बोलेंगे पढ़ना आसान है, अंदर से आवाज़ आएगी? नहीं है। और आप इरिटेट हो जाएंगे, आप पढ़ना आप ये तस्बीह करना छोड़ देंगे। आप बोलें पैसा कमाना आसान है, अंदर से क्या आवाज़ आएगी? नहीं है। आप नहीं कह सकते, लेकिन आदत बनानी पड़ेगी, कहना पड़ेगा, ज़बरदस्ती कहना पड़ेगा। और जिस दिन जब बच्चे 100 दफ़ा वो तस्बीह पूरी कर लेते हैं, उसके बाद पेरेंट्स बोल रहे होते हैं बस कर दो, किताबें बंद कर दो, वो बच्चा कह दो नहीं अभी तो और मैंने पढ़ना है, क्योंकि ब्रेन को समझ आ जाती है कि ये काम आसान है उसके लिए। और वो उस प्रोसेस को फिर अगेन जैसे मैंने बताया कि एंजॉय करना है अपने प्रोसेस को। एंड में जब बुक बंद करनी है, खुश होकर उठना है
कि आज दी बेस्ट काम हुआ मेरा, आज ऐसा काम नहीं हुआ मेरा। लेकिन ये कब आएगा कि जब हम पढ़ना चाहेंगे। पढ़ना क्यों नहीं चाहते हैं? 1857 में सर सैयद अहमद खान ने कहा था मुसलमानों की कामयाबी सिर्फ एक ही चीज़ में, और वो है एजुकेशन, एजुकेशन एंड एजुकेशन। आज भी वो फार्मूला लागू होता है कि अगर आप फ्रेंड सर्कल में कुछ करना चाहते हैं, फैमिली में कुछ बनना चाहते हैं, तो एक ही चीज़ आपको कामयाब बना सकती है, दैट इज़ एजुकेशन, एजुकेशन एंड एजुकेशन। और फिर एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं है। एक बड़ा अलमिया हुआ, नंबरों का क्या फ़ायदा है। हमें ये बताया गया कि नंबरों का क्या फ़ायदा है, नंबर लेने से क्या होता है। वैसे नंबर नहीं कि आपने नंबर लिया और आता कुछ भी नहीं है। वो 3 इडियट मूवी आपने देखी ना, कि कामयाबी के पीछे, काबिल बनो, कामयाबी के पीछे मत भागो। लेकिन जब आमिर खान काबिल बना तो उसका लिस्ट में नाम कहाँ पे था? टॉप ऑफ द लिस्ट था। लोग उसे कहाँ ढूंढ रहे थे? शायद कि नीचे थे। तो समझ जाए, जिस दिन आप काबिल बन गए, क्राइटेरिया चेक करना हो तो आपका नाम ऊपर होना चाहिए। अगर आपका नाम ऊपर आ गया तो समझ जाए आप काबिल हैं। और अगर नाम ऊपर नहीं आ रहा, आप जितना मर्जी खुद को समझ रहे हैं, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे सारा कुछ आता है, और अगर नाम आपका नीचे है या दरमियान में कहीं है, तो आप काबिल नहीं है। स्टूडेंट के लिए गोल सेटिंग, जब मैं बताऊं बच्चे अपने लिए गोल सेट करें, तो बच्चों के लिए गोल सेटिंग क्या है? उनके नंबर। और फिर नंबर ऐसा नहीं कि सिर्फ रट्टा लगा के, समझ के नंबर लेने हैं। तो मार्क्स की गेम, जब मैं बच्चों से कहता हूं कि गोल सेटिंग बच्चों की, आपके लिए मार्क्स होना चाहिए, आपका सीजीपी होना चाहिए, दी बेस्ट बनना है। कि ऐसा कि जब आपको पता हो कि आप ऐसा पढ़ रहे हैं जैसा कोई नहीं पढ़ रहा, काबिल भी बनेंगे। और फिर काबिलियत की निशानी क्या होगी कि जब आप टॉप ऑफ द लिस्ट होंगे, तो टॉप पे रहना है। तो इस तरीके से पढ़ना है, तभी एजुकेशन आपको आगे लेके जाएगी। अब अलमिया हमारा क्या है, हम 50-50 हैं, और 50 वाली तो कंडीशन है नहीं, हमने स्टार्ट में पढ़ा था बाइनरी है, या 0 है या 1 है, दरमियान में तो कोई स्टेट है ही नहीं। तो इसीलिए हम समझते हैं कि हमने डिग्री ले ली है, उसका रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि हम दी बेस्ट नहीं बन पा रहे। और जिस दिन दी बेस्ट बन गए, यही डिग्री आपको काम आने वाली है। तो पहली चीज कि आपने दी बेस्ट, एजुकेशन इज द ओनली वे कि जो आपको आगे ले जाते हैं। ह्यूमन, एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कैसे ये इंटेलिजेंट बन गई है मशीन्स? चैट जीपीटी सबने, किसने यूज किया? वैसे सब यूज करते हैं। ये क्यों इंटेलिजेंट है? क्योंकि जितना कुछ इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन पड़ी थी, सारा इसे याद करा दिया। ह्यूमन क्यों फेल हो गए? क्योंकि हम इनके ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। इसको मैं बोलता हूँ दैट इज अ डिजिटल डायमेंशिया, कि हमारा मोबाइल डिजिटल डायमेंशिया है। कि जब से मोबाइल डिवाइसेस हमारे हाथ में आई हैं, हमने याद करना छोड़ दिया है। सोचे लास्ट टाइम अपने मोबाइल नंबर किसी दोस्त का कब याद किया था? नंबर आता है, नाम लिखते हैं, सेव का बटन दबा देते हैं, बाद में ये सोच रहे थे किस नाम से सेव किया था, वो नाम याद नहीं आ रहा होता। लेकिन जब उससे पहले हमारे बुजुर्गों की पूरी कॉपी पड़ी होती थी, नंबर बताने की जरूरत नहीं होती, वो फट नंबर बता रहे होते थे। तो लोगों को लगता है कि ये फोकस खा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ये हमारी मेमोरी खा रहा है। और जिस चीज का इस्तेमाल छोड़ देंगे, वो चीज खत्म हो जाएगी। दैट इज अगेन लॉ ऑफ नेचर। आप एक हाथ को ऐसे बांध के खड़ा कर दें, खत्म हो जाएगा ये। सिमिलरली मेमोरी का इस्तेमाल छोड़ दिया हमने, तो मेमोरी खत्म हो जाएगी। और जिस दिन डिवाइसेस खत्म हुई, हम सब ब्लैंक होंगे, हमें पता ही नहीं होगा कि क्या हो रहा है। तो ह्यूमन इंटेलिजेंट बनना है। चैट जीपीटी यूज करें, लेकिन जो यूज कर रहे हैं उसको समझे। हम सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं और असाइनमेंट जमा करा देते हैं, पढ़ते ही नहीं कि क्या लिखा हुआ था। या क्रिएटिविटी के लिए हम मोस्टली आजकल जैसे कॉपी राइटिंग के लिए यूज करते हैं, या कोई भी अपनी मार्केटिंग के लिए, आपने वो टैग लाइन जो आपके सामने आई, आपसे, आपके ब्रांड से रिलेटेड या आपसे रिलेटेड, उसको एक दफा पढ़ें, उसको याद करने की कोशिश करें, अच्छा ये हो सकता है, फिर अपनी बनाएं। आप कभी भी मशीन इंसान से ज्यादा आगे नहीं जा सकती, क्योंकि वो उतना कुछ ही कर सकती है जितना उसके अंदर नॉलेज है। आप हैं जो कुछ भी चाहें वो कर सकते हैं। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरफ आना है। एंड अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू कासिम अली शाह फाउंडेशन एंड वेरी थैंकफुल टू यू कि आप लोगों ने मुझे सुना, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे। मैं जितना मर्जी बोलता रहूं, क्योंकि चैट जीपीटी, हाँ एक और सवाल मेरे जहन में आया था, और लास्ट में फिर एंड करते हैं इंशाल्लाह, कि जिस तरीके से चैट जीपीटी है, हम सवाल पूछते हैं और वो हमें जवाब देता है, सिमिलरली कुदरत इज जस्ट लाइक अ चैट जीपीटी। आप कुदरत से सवाल करें, कुदरत आपको जवाब देगी। प्रॉब्लम कहाँ पे है? जितना अच्छा सवाल होगा उतना बेहतरीन जवाब होगा। तो इसके लिए आपने सुना होगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कोर्सेज चलते हैं। जितना अच्छा प्रॉम्प्ट लिखेंगे चैट जीपीटी उतना अच्छा जवाब देगी। तो जितना इंटेलिजेंटली आप कुदरत से सवाल करेंगे, उतना उसका एक्यूरेट आपको आंसर मिलेगा। तो ये चीज समझेंगे। सिमिलरली ऐसे, और अगेन चैट जीपीटी से कहो मुझे 5,000 रुपये दे देगी? नहीं देगी, वो फिजिकल चीजें नहीं दे सकती। सिमिलरली कुदरत आपको 5,000 रुपये नहीं दे सकती, बट इंटेलिजेंटली से पूछेंगे कि 5,000 कमाना कैसे है, चैट जीपीटी भी बताएगा कैसे कमा सकते हो,
और कुदरत भी आपको बताएगी कि आपके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिनकी मदद से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। और एक चीज़ सिर्फ जो चैट जीपीटी में नहीं है, जो इंसान के अंदर है, पहली चीज़ कि आपने क्वेश्चन इंटेलिजेंटली पूछने हैं, और वो तभी हो सकता है जब आप खुद इंटेलिजेंट बनेंगे। और दूसरी चीज़ बिलीव, कि आपको यकीन हो कि मैंने कुदरत से कहा है और मुझे उसका आंसर मिल जाएगा, फिर आपको इंशाल्लाह हर चीज़ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको एंजॉय किया होगा और आपने